जैसे कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देख लिया था, लू फेंग ने अपने 300 से भी ज्यादा क्लोन्स बना लिए थे, जिन्होंने कम से कम 300 से ज्यादा स्टोन मॉन्स्टर्स को एंटेंगल करके रखा था, यानी कि एक तरीके से उलझा के रखा था। लू फेंग के वो जो क्लोन्स थे वो भी पूरी तरीके से इंडिस्ट्रक्टेबल थे, एंड साथ ही साथ वो स्टोन मॉन्स्टर्स भी, एंड उन स्टोन मॉन्स्टर्स का जो लीडर था, एंड साथ ही साथ बाकी के जो दो मोस्ट पावरफुल स्टोन मॉन्स्टर्स थे, वो तीनों के तीनों स्टोन मॉन्स्टर्स पूरी तरीके से शॉक हो चुके थे इन सब चीजों को देख के। उनको चारों तरफ लू फेंग देखने के लिए नजर आ रहे थे। वही एम्परर गुजू, गॉड किंग वुजिन, गॉड किंग यूटियान, लोग भी पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड थे कि क्या सही में इस तरीके की कोई चीज पॉसिबल भी है। वही जो टू रिलम पैलेस के लोग थे जो कि सीक्रेटली इन लोगों को ऑब्जर्व कर रहे थे, वो लोग भी पूरी तरीके से शॉक थे इस वक्त। इनको समझ नहीं आ रहा था कि लू फेंग का हर एक क्लोन इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो एक स्टोन मॉन्स्टर को संभाल रहा था, एंड लू फेंग एक साथ इतने सारे कंट्रोल्स को सेम टाइम के ऊपर कैसे कंट्रोल कर रहा है। वो थॉट काफी ज्यादा स्टूपिड ट्रिक थी, बट इस तरीके किसी ट्रिक को करने के लिए काफी ज्यादा पावरफुल सोल चाहिए, एंड वो भी कोई थर्ड लेवल की सोल नहीं, बल्कि थर्ड लेवल को क्रॉस करने वाली सोल, क्योंकि ऑलरेडी गॉड किंग लेवल को सरपास कर चुकी हो। इवन थॉट लू फेंग ने क्योंकि अपना भेष बदल के रखा था, लू फेंग के अंदर से निकलने वाला ऑरा भी काफी ज्यादा अलग था, इसलिए उन्हें लू फेंग की आइडेंटिटी भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये बंदा है कौन। उनके दिमाग में ऐसा कोई भी पर्सन नहीं आ रहा था जिसके इतने सारे क्लोन्स हो, जो सोल पाथ को कल्टीवेट करता हो। लेकिन तभी अचानक से वो जो व्हाइट हेयर पैलेस मास्टर था, उसके दिमाग में एक बंदे की तस्वीर आती है, एंड वो और कोई नहीं, वो था लू फेंग, क्योंकि वही इतने सारे क्लोन्स को कल्टीवेट करता था। रही बात सोल पाथ की, उसकी सोल भी काफी ज्यादा पावरफुल थी। इस बंदे के अलावा कोई और शायद ही कोई मिस्टीरियस पर्सन इस बंदे के दिमाग में आ रहा हो, बट गाइस लू फेंग का यहाँ पे पर्टिकुलरली नाम नहीं लिया गया है। वही जो वुजिन एंड गुजू थे, ये लोग भी फाइट करना स्टार्ट कर देते, क्योंकि इनके अंदर भी जोश आ चुका था लू फेंग को देख के। लू फेंग ने इनको उलझा के रखा था। कोई एम्परर गुजू और एम्परर वुजिन, ये दोनों के दोनों एक के बाद एक उन स्टोन मॉन्स्टर्स को खत्म करते जा रहे थे। स्टोन मॉन्स्टर्स एक ही अटैक के अंदर खत्म हो जाते थे, जो कि कमजोर थे, बट जो पावरफुल थे उन्हें लगभग 2 से 3 अटैक लग जाते थे। हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो गॉड किंग वुजिन थे, उनके हाथों के अंदर जो स्वॉर्ड थी वो सडनली 12 स्वॉर्ड्स के अंदर स्प्लिट आउट हो जाती है। जो 12 स्वॉर्ड होती है हवा के अंदर घूमने लग जाती है, एंड एक फॉर्मेशन बनाती है। एंड ये जो स्वॉर्ड फॉर्मेशन थी, इसने एक तरीके से वो जो 3 मोस्ट पावरफुल स्टोन मॉन्स्टर्स थे उनको पूरी तरीके से कवर कर लिया था, यानी कि घेर लिया था। एक तरीके से जो एम्परर गुजू और गॉड किंग वुजिन थे, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा स्किलफुली कोऑपरेट कर रहे थे। एक तरीके से ये डू वर्सेस स्क्वाड कर रहे थे, वो भी एकदम परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ। वही इस वक्त जो एम्परर गुजू थे वो अपने सीक्रेट टेक्निक्स का भी इस्तेमाल करने लग गए थे, जैसे कि ग्रेट कोलैप्स हेवन एंड अर्थ, जो कि उनकी 2 अल्टीमेट सीक्रेट टेक्निक्स में से एक थी जिन्हें उन्हें मास्टर किया था। साथ ही साथ जो एम्परर गुजू थे उनके कुल मिला के 8 हाथ थे, एंड उनके 8 हाथों के अंदर हम लोग को 8 तरीके के वेपन्स देखने के लिए मिल सकते थे, जो कि घूम घूम के उन सारे स्टोन मॉन्स्टर्स को मार रहे थे। उन हाथों के अंदर हम लोग को हैमर, स्वॉर्ड, बो, एरो और ऐसी काफी सारी और भी वेपन्स देखने के लिए मिल सकते थे। कुछ ही टाइम के बाद ये सारी की सारी जो सिचुएशन थी कंट्रोल के अंदर आ चुकी थी। वही यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा था, ये सारा का सारा सीन उन सारे के सारे स्टोन मॉन्स्टर को शॉक कर रहा था। वही जो लू फेंग था वो भी सीक्रेटली काफी ज्यादा शॉक हो चुका था, क्योंकि जो एम्परर गुजू थे वो एक तरीके से एक वॉर मशीन बन चुके थे, एंड इस वक्त वो जिस तरीके से एक्सप्लोड किए थे, यानी कि वो जिस लेवल से इन सारे स्टोन मॉन्स्टर को उठा उठा के फेंक रहे थे, वो सही में काबिल तारीफ थी। जो गॉड किंग वुजिन था वो भी ज्यादा कुछ पीछे नहीं था इन लोगों के। वुजिन ने बड़े मॉन्स्टर को इस वक्त उलझा के रखा था। वही जो गुजू था वो छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को इस वक्त एक के बाद एक उड़ाया जा रहा था। ये काम करने में इन लोगों को लिटरली काफी ज्यादा मजा आ रहा था। तरीके से ऐसा लग रहा था कि जैसे कि किसी बच्चे के हाथों में खिलौना दे दिया हो। जो स्टोन मॉन्स्टर्स का लीडर होता है वो भी गुस्से में आ जाता है, एंड वो बाकी के 2 बड़े वाले स्टोन मॉन्स्टर्स को तुरंत ऑर्डर दे देता है अटैक करने का। लेकिन वुजिन गॉड किंग ने ऑलरेडी इन लोगों को एक केज के अंदर ट्रैप करके रखा था अपनी स्वॉर्ड फॉर्मेशन की मदद से। वही दूसरी तरफ जो गॉड किंग गुजू थे वो तो पूरी तरीके से पागलों की तरह एक के बाद एक मॉन्स्टर को फोड़े जा रहे थे, एंड लू फेंग ने इन सारे के सारे जो छोटे मोटे मॉन्स्टर थे उनको उलझा के रखा था। इस वक्त लू फेंग के यहाँ पे 300 से भी ज्यादा क्लोन्स देखने के लिए मिल सकते थे। लगभग 1 से 1.5 सेकंड के अंदर ही जो गुजिन मास्टर थे उसने 10 से ज्यादा स्टोन मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया था, एंड अभी पूरी की पूरी जो एंटायर स्टोन ट्राइब थी, यानी कि पूरी की पूरी कम्युनिटी, एक तरीके से उनके अंदर डर का माहौल छा चुका था। के अंदर इतनी ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं थी, लेकिन स्टिल वो लोग काफी ज्यादा गुस्से में देखने के लिए मिल सकते थे, क्योंकि वो लोग अपने कंपेनियन से काफी ज्यादा अटैच थे। सडनली उन स्टोन मॉन्स्टर का जो लीडर होता है वो जोर से चिल्लाता है मीटअप। इसी के साथ वो जो छोटे मोटे स्टोन मॉन्स्टर होते हैं वो सारे के सारे एक दूसरे के करीब आने लग जाते हैं, यानी कि ये सारे के सारे स्टोन मॉन्स्टर एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे थे। एक तरीके से छोटे छोटे गोलम्स मिलके एक बड़ा सा गोलम फॉर्म कर रहे थे। लू फेंग बस इन छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को कुछ टाइम के लिए उलझा सकता था, लेकिन अगर वो एक दूसरे के साथ मर्ज होना चाहे तो लू फेंग उन्हें रोक नहीं सकता था, वो उन्हें ट्रैप नहीं कर सकता था। एम्परर गुजू कहता है ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ मर्ज हो रहे हैं। वही जो वुजिन गॉड किंग था वो हंसने लग जाता है एंड कहता है फाइनली इन लोगों ने हार मान ली। ये उसने इसलिए बोला था कि पहले ये काफी सारे हिस्सों के अंदर बटे हुए थे, एंड ये डेफिनेटली इन लोगों को भागने से रोक सकते थे। एक बार ये सारे के सारे मर्ज हो जाए उसके बाद ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए।
आएंगे, बट स्टिल इतने बड़े बॉडी के साथ बस उनके अटैक स्ट्रॉन्ग होंगे, लेकिन फिर वो लू फेंग के ग्रुप को और ज्यादा घेर नहीं पाएंगे एंड लू फेंग का ग्रुप आराम से इधर से भाग सकता है। और वैसे भी इतना ज्यादा बड़ा सा गोलम फॉर्म करने के बाद इसके जो मूव्स होंगे वो पूरी तरीके से स्टूपिड से हो जाएंगे, यानी कि एक तरीके से कहीं पे भी हाथ पाव मारेगा, यानी कि एक तरीके से उसके लिए लू फेंग के ग्रुप को चोट पहुंचाना उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा जितना ज्यादा मुश्किल हमारे लिए एक मच्छर मारना होता है। एंड गाइस सही में मच्छर मारना कोई आसान काम नहीं है। जो मच्छर होते हैं वो काफी ज्यादा छोटे होते हैं एंड जब भी आप उन्हें मारने की कोशिश करते हो वो कभी भी हाथ में जल्दी से आते नहीं है। वो इसलिए क्योंकि आपके हाथ पाव काफी ज्यादा बड़े होते हैं उनके कंपैरिजन के अंदर, वो इजीली आपके मूव्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एंड एक तरीके से जो लू फेंग का ग्रुप है वो इन लोगों के लिए 4 छोटे छोटे मच्छरों के बराबर में हो गया है, जो आराम से एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर उड़ सकते हैं एंड भाग सकते हैं। वो जो बड़ा सा गोलम है वो बस इन लोगों के पीछे पागलों की तरह भागता रहेगा। वही जो वूजिंग डिवाइन किंग थी उसके जो अल्टीमेट एस्केप मेथड से वो कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर थे उन सुपर लास्ट स्टोन मॉन्स्टर्स के कंपैरिजन के अंदर। जी सेकंड्स के अंदर ये ऑलरेडी काफी ज्यादा दूर निकल चुके थे। वो जो सुपर लास्ट स्टोन मॉन्स्टर होता है वो बस चिल्लाता रहता है गुस्से के अंदर, वो काफी ज्यादा लंबे टाइम तक इन लोगों का पीछा करता है, लेकिन जैसे उसकी टेरिटरी खत्म होती है उसके बाद वो और ज्यादा उन लोगों के पीछे नहीं भागता। एंड इसी के साथ जो लू फेंग का ग्रुप था वो फाइनली इस मुसीबत को, इस आपदा को टाल चुका था। जो टूरिलम पैलेस वाले जितने भी लोग लू फेंग के ग्रुप को देख रहे थे वो सारे के सारे थोड़ा सा रिग्रेटफुल फील कर रहे थे। वैसे तो इन लोगों के लिए जो 100 ऑफ स्टोन मॉन्स्टर थे काफी थे इनको मारने के लिए यहाँ पे, बट उनको सही में नहीं पता था कि इनके ग्रुप के अंदर ऐसा कोई पर्सन होगा जो अपने आप को स्प्लिट करने में इतना ज्यादा एक्सपर्ट होगा एंड वो अपने 100 ऑफ क्लोन्स को एक साथ कंट्रोल कर सके। इवन उसने 89 क्रिएचर्स जो कि लगभग सेकंड लेवल के ऊपर थे, गॉड किंग लेवल के, उन सारे क्रिएचर्स को एंटेंगल करके रखा था लू फेंग ने। एंड ये कोई फाइट नहीं थी, बस उसने उलझा के रखा था, लेकिन स्टिल ये भी काफी ज्यादा अपने आप में अमेजिंग था। ये चीज लिटरली इतनी ज्यादा अमेजिंग थी कि इनका जो मास्टर होता है यानी कि इनका पैलेस मास्टर वो कहता है ओरिजिन कॉन्टिनेंट के ऊपर एक और नई आपदा आ चुकी है। उसने लू फेंग के अंदर एक मॉन्स्टर देख लिया था। वैसे तो ये सारे के सारे भी सेकंड लेवल के ऊपर थे, गॉड किंग लेवल के, बट ये लोग समझ चुके थे कि इवन अगर लू फेंग सेकंड लेवल के ऊपर भी हो गॉड किंग लेवल के, उनके बीच में और उस बंदे के बीच में जमीन और आसमान का फर्क है। जैसे कि अगर आप एग्जांपल के तौर पे मास्टर स्पेस टाइम बोर्ड को लोगे तो ये जो स्पेस टाइम बोर्ड का मास्टर है वो ओरिजिन ऑफ टाइम को कल्टीवेट करता है एंड उसकी अभी तक की हाईएस्ट अचीवमेंट है इस चीज के अंदर, पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर। एंड वो बस पीक लेवल के ऊपर है, सेकंड लेवल के, बट स्टिल वो अलग अलग टाइम लाइन्स के अंदर चल सकता है, यानी कि वो पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर इन तीनों टाइम लाइन्स के अंदर चल सकता है। एंड इसलिए इस पर्सन के पास कुल मिला के 3 लाइफ्स है। इवन जो एम्परर्स एंड मोनार्क्स है वो भी इस बंदे से काफी ज्यादा डरते हैं क्योंकि इस बंदे को मारना काफी ज्यादा मुश्किल है। एक तरीके से ये सरदर्द है उन लोगों के लिए। एम्परर्स एंड मोनार्क्स वो भले ही एक अल्टीमेट लाइफ फॉर्म है, बट उसके बाद भी वो बस उसके उस बॉडी को कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि प्रेजेंट टाइम के अंदर है, लेकिन वो उसके पास्ट बॉडी एंड फ्यूचर बॉडी का कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। वही ये जो पैलेस मास्टर वाले होते हैं ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। वो इतने सारे डीम रिलम के क्रीचर्स को एंटेंगल इसलिए कर पाए क्योंकि उनकी इंटेलिजेंस जो है वो काफी ज्यादा कमजोर है, उनमें ज्यादा दिमाग नहीं होता। लेकिन वही अगर वो असली गॉड किंग लेवल के वॉरियर को एंटेंगल करने जाएगा तो उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा और उसे काफी सारी एनर्जी को स्पेंड करना पड़ेगा। स्टिल इस बंदे के लिए 8-9 डिवाइन किंग रिलम के वॉरियर्स को एंटेंगल करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मुझे सही में समझ नहीं आता कि ये बंदा ये कौन है, आखिर ये कौन से बुढ़े इंसान का रिकॉग्निशन है। लू फेंग को कोई बुढ़ा इंसान समझ रहे थे एंड इवन टॉट लू फेंग के खुद के दोस्त यानी कि रिकॉग्निशन पवेलियन वाले, वो लोग भी लू फेंग को एक बुढ़ा इंसान समझ रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि रिकॉग्निशन पवेलियन के अंदर एक फॉर्मेडेबल वॉरियर आ चुका है जो कि रिकॉग्नेट हुआ है, किसी भी नॉर्मल फर्स्ट लेवल के गॉड किंग लेवल के पास इतनी ज्यादा पावर हो ही नहीं सकती। और ये बंदा सही में इतना ही ज्यादा पावरफुल है तो ये सही में पूरी के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट को हिला के रख देने वाला है। वही वो जो व्हाइट हेयर पैलेस मास्टर होता है वो कहता है अपने टीममेट से अभी यहाँ पे रुके कोई मतलब नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं एंड अगली लोकेशन को ढूंढता है जहाँ पे उन्हें ट्रेजर्स मिल सके। इसी के बाद हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि जो टूरिलम पैलेस की टीम होती है वो इसी के बाद अगले ड्रीम स्पेस की तरफ निकल पड़ती है। गॉड किंग वूजिन उसकी मदद से एंड उसके एस्केप मेथड की मदद से जो लू फेंग की टीम होती है वो सक्सेसफुली इस जगह से बाहर आ चुकी थी, यानी कि वो स्टोन मॉन्स्टर के एरिया से। एंड ये लोग अभी इस वक्त काफी ज्यादा खुश थे। एंड जो एम्परो गुजू होता है वो लू फेंग की तारीफ करता है और जो वू शिन होता है वो भी कहता है कि ब्रदर लुए तुमने सही में आर्ट ऑफ क्लोन को एक अलग ही लेवल तक कल्टीवेट कर लिया है क्योंकि पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसा कोई नहीं होगा जो कि शायद से तुम्हें इस चीज के अंदर टक्कर दे सके। लू फेंग स्माइल करके कहता है मे बी काफी सारे हो लेकिन वो हिंडन हो, क्योंकि लू फेंग जानता था कि काफी सारे एम्परर एंड मोनार्क्स हैं जो कि अपने आप को स्प्लिट करने में काफी अच्छे हैं। अभी तक उन लोगों की पावर पता नहीं चली, बट इसका मतलब यही नहीं था कि लू फेंग अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छा समझे। इसके बाद फाइनली इन लोगों के बीच में बंटवारा होता है। प्रगुजू कहता है जैसे कि हम लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं और एम्परर वुजिन हम दोनों के दोनों 35% रखने वाले हैं एंड तुम 20% रखोगे। एंड रही बात गॉड किंग यूटियान की यानी कि उस लड़की की, तो उसे 10% मिलने वाला था। इस मिशन के अंदर लू फेंग का उनके सोच से ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, इसलिए लू फेंग को उन लोगों ने 30% कोटा दे दिया था। यानी कि अभी लू फेंग को 30% मिल रहा था, वुजिन को 30% मिल रहा था एंड गुजू को 30% मिल रहा था। बस यूटियान ही थी जिसको 10% मिल रहा था। यूटियान इस चीज से ज्यादा नाराज नहीं थी क्योंकि यूटियान जानती थी कि वो पूरी टीम के अंदर सबसे ज्यादा कमजोर है। डेफिनेटली उसका इतना
इतना कंट्रीब्यूशन भी नहीं था इन सब चीजों के अंदर। फिर बंटवारा करने के बाद जो एम्पर गुजू होते हैं वो कहते हैं इस बार की हमारी जो ट्रिप है ये बढ़िया रही, बस हम लोग एक छोटे से जाल के अंदर फंस गए। थॉट मुझे उस औरत की पूरी तरीके से पूरी आइडेंटिटी तो नहीं पता जो कि इन लोगों के पास आके उस स्टोन मॉन्स्टर को लेके आई थी और खुद सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो गई थी। बट मैं इतना जानता हूँ कि वो जो लड़की है मैंने उसे टूरिलम पैलेस के साथ पहले भी देखा है, जरूर वो टूरिलम पैलेस से होगी। मुझे टूरिलम पैलेस वाले बिल्कुल पसंद नहीं, ये हमेशा हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं। इवन जो वुजिन डिवाइन किंग था वो भी काफी ज्यादा गुस्से में था इस वक्त। इवन वुजिन डिवाइन किंग ने उन लोगों को ट्रैक डाउन करने की कोशिश की, तो उन लोगों के जो हाइडिंग मेथड थे वो काफी अच्छे थे, वो टूरिलम पैलेस वालों को ट्रैक डाउन नहीं कर पाया। उन्हें पता ही नहीं चला कि आखिर वो कहाँ छुप के बैठे हैं। एम्परर गुजू कहता है कि जो टूरियम पैलेस की टीम है उन्हें पैलेस मास्टर के एक क्लोन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, यानी कि वो जो पैलेस मास्टर हम लोगों को देखने के लिए मिले थे आखिर में एक क्लोन थे। एंड आफ्टर ऑल ये जो टूरियम पैलेस है ये एक एलियन ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए वो जो पैलेस मास्टर था वो बस सेकंड लेवल के ऊपर था, गॉड किंग लेवल के। बट उसके बाद भी उसका जो रिलम है वो इतना ज्यादा डीप है कि वो जो दो एंसिस्टर है एशियन कंट्री के उनके कंपेरिजन में आप समझ सकते हो। रही बात उसके छुपने की, तो वो ये ऑन पर्पस कर रहा है, वो जानता है कि हम में से कोई भी उसे नहीं ढूंढ पाएगा। इस मोमेंट के ऊपर जो लू फैंग था वो एक चीज समझ चुका था कि टू एशियन कंट्रीज यानी कि थंडर एशियन कंट्री और यांग फेंग एशियन कंट्री ये लियांजी पैलेस, वाम्फा टावर और टाइम एंड स्पेस बोर्ड को क्यों टारगेट करते हैं हमेशा, क्योंकि ये सारे के सारे एलियन फोर्सेज है एंड ये लोग काफी ज्यादा तेजी से नंबर्स के अंदर बढ़ रहे हैं। ये सारे के सारे जो एलियन फोर्सेज है इन लोगों का टॉप ट्रेजर्स के ऊपर हमेशा नजर रहती है। देखा जाए तो रिकॉग्निशन पवेलियन के कंपैरिजन के अंदर ये जो एलियन फोर्सेज है इन लोगों से ज्यादा खतरा है इन लोगों को। गॉड किंग वुजिन कहता है चलो कोई बात नहीं, अगली बार दोबारा से ट्राई करेंगे ब्रदर लू। वैसे ये काफी तो कॉमन है, ये जो डिफरेंट फोर्सेज है ये हमारे खिलाफ इस तरीके से षड्यंत्र रचे फिर हम लोगों के बीच में कोई फाइट हो। मैं इस तरीके की और भी काफी सारी फाइट्स देखने के लिए मिलेगी फ्यूचर के अंदर। वैंगहा के अंदर मुंडे हिला देता है, जिसके बाद वो कहता है चलो ठीक है अभी चलते हैं ड्रीम स्पेस से, क्योंकि टूरियम पैलेस भी यहीं पे एक्सप्लोर कर रहा है। ऑलरेडी ज्यादा ट्रेजर जो कि इन लोगों को मिल सकते थे वो ऑलरेडी ये लोग ढूंढ चुके हैं एंड जो बचे हुए ट्रेजर्स है वो इतना ज्यादा आसान नहीं है ढूंढना। अगर वो दूसरे ड्रीम स्पेस के अंदर जाते हैं तो वहां पे जाके शायद से उन लोगों को और ज्यादा दिक्कतें आ सकती है इस वक्त। वैसे भी जो लू फैंग था उसका भी मिशन यहाँ पे आके कंप्लीट हो चुका था और साथ ही साथ वो अपनी क्लोन्स की कॉपीज को ऑलरेडी इस ड्रीम वर्ल्ड के अंदर अलग अलग जगह के ऊपर छोड़ चुका था, यानी कि लू फैंग के जो 9 क्लोन्स थे वो यहीं पे रह गए थे। ड्रीम वर्ल्ड के अलग अलग जगहों के ऊपर बैठ के क्रॉस लेग करके अपना कल्टीवेशन कर रहे थे एंड विल पावर को और ज्यादा मजबूत बना रहे थे। रही बात ड्रीम लिरम की क्रीचर्स की, तो जो ड्रीम लिरम के क्रीचर्स होते हैं वो ज्यादातर फिक्स टेरिटरी के अंदर ही रहते हैं, यानी कि वो कभी भी अपनी टेरिटरी छोड़ के दूसरों की टेरिटरी में नहीं जाते। कुछ ही क्रीचर्स है जो कि ऐसे ही इधर उधर भटकते रहते हैं। वह यहाँ पे आराम से बैठ के गेट डिस्ट्रक्शन रिफाइनिंग हार्ट मेथड को प्रैक्टिस कर रहा था। लू फैंग को इस वक्त कोई भी जल्दी नहीं थी डीप स्पेस के अंदर जाने की, ड्रीम डोमेन के। पहले यहाँ पे बैठ के आराम से छोटी मोटी चीजों को एक्सप्लोर करना चाहता था। और रही बात डीप स्पेस की, जो कि ड्रीम रिलम का सबसे ज्यादा कमाल का एरिया है, साथ ही साथ उतना ही ज्यादा खतरनाक भी है, लू फैंग ने उस एरिया को थोड़ा सा फ्यूचर के लिए छोड़ दिया था। एंड गाइस एक और चीज मैंने बीच में थोड़ी सी मिस आउट कर दी। इन लोगों के बीच में ट्रेजर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, इन लोगों ने टूरिलम पैलेस के बारे में भी डिस्कस किया था, जहाँ पे हम लोगों को पता चलता है कि टूरिलम पैलेस वाले लोग, उन लोगों के जो अटैक्स होते हैं वो लिटरली काफी ज्यादा अलग लेवल के ऊपर होता है। भले उनका जो लीडर है वो भी सेकंड लेवल के ऊपर ही क्यों ना हो डिवाइन किंग रिलम के, स्टिल एम्परर गुयू और वुजिन डिवाइन किंग ये दोनों के दोनों जलते हैं उससे, साथ ही साथ डरते भी है, क्योंकि वो जो पैलेस मास्टर था वो भले ही सेकंड लेवल के ऊपर हो बस डिवाइन किंग रिलम के, लेकिन उसका क्लोन ही इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो आराम से एम्परर गुयू और वुजिन इन दोनों को संभाल सकता है। एंड इसलिए मैंने आप लोगों को एक चीज पहले ही बता दी थी कि जो बंदा है वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो आराम से एम्परर एंड मोनार्क्स के साथ फाइट कर सकता है। इवन जब पास्ट के अंदर इन लोगों के आपस में फाइट हुई थी तो जो एम्परर गुजू है वो उस बंदे के हाथों से लगभग 3 बार मारा जा चुका है। एंड जो वुजिन है वो भी काफी ज्यादा दिक्कत में पड़ जाता था, लेकिन वो जैसे तैसे करके भाग जाता था, क्योंकि इस बंदे की जो एस्केप मेथड्स है वो सही में एक अलग ही लेवल के ऊपर है। लेकिन वो खुद तो भाग सकता है, लेकिन वो अपने साथ लेके इस गुजू को लेके नहीं भाग पाता था। एंड इसलिए एम्परर गुजू अभी तक उन लोगों के हाथों से 3 बार पेले जा चुके हैं। ये चीज जब लू फैंग को पता चलती है तो वो भी काफी ज्यादा सरप्राइज रहता है कि उसने एम्परर गुजू की पावर को देखा था। उसे सही में भरोसा नहीं हो रहा था कि जो एम्परर गुजू है वो उनके हाथों से 3 बार मरा है। एम्परर गुजू कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी मैं उन लोगों के साथ फाइट करता हूँ उन लोगों को हमारे सारे के सारे अटैक्स के बारे में पहले से पता रहता है। हमें पता रहता है कि हम कब और कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल करने वाले हैं। कुल मिला के वो हमारे हर एक मूव को जानते हैं, हम कुछ भी कर ले। जो वुजिन गॉड किंग है उसके पास तो उसके वर्ल्ड एस्केप टेक्निक्स है, जिसकी मदद से वो जैसे तैसे करके वहां से अपनी जान बचा के निकल लेता है। बट मेरा बचने का कोई भी तरीका नहीं है एंड मैं उनके हाथों से कुल मिला के 3 बार मरा हूँ। इसके कारण डेफिनेटली मुझे काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है, क्योंकि गाइस बॉडी को वापस से रिकल्टिवेट करना कोई आसान काम नहीं है। लू फैंग को भरोसा नहीं हो रहा था कि जो गॉड किंग वुजिन है इसकी एस्केप टेक्निक सही में इतनी ज्यादा पावरफुल है। तो जो गुजू होता है वो कहता है लू फैंग से तो वुजिन है वो अगर चाहे तो वो इवन केज के बाहर भी जा सकता है, यानी कि वो डायरेक्टली केज
के बाहर जाके छुप सकता है। लू फेंग को ये चीज पता चलती तो वो और ज्यादा शॉक होता है एंड वो वुजिन से पूछता है कि आखिर केज के बाहर वहाँ का नजारा कैसा है, केज के बाहर उड़ना कैसा फील कराता है आपको। वुजिन कहता है ये काफी ज्यादा डेंजरस है। केज के बाहर एंडलेस हुनियान स्पेस है, इसके अंदर एंडलेस हुनियान पावर है एंड वो जो हुनियान पावर है वो इतनी ज्यादा पावरफुल है वो किसी भी नॉर्मल कल्टीवेटर को पूरी तरीके से इरोड कर सकती है। यानी कि अगर हम लोग थोड़ा सा भी दूर चले गए तो हम पूरी तरीके से वहाँ पे इरोड हो जाएंगे, यानी कि खत्म हो जाएंगे। ये चीज सुनने के बाद लू फेंग को कुछ चीजें समझ आती है कि केज के बाहर जाना इतना कुछ आसान काम नहीं है एंड इवन गॉड किंग या फिर गॉड किंग लेवल के ऊपर के जो वॉरियर्स होते हैं उन लोगों के लिए भी केज के बाहर निकलना इतना ज्यादा आसान नहीं है। उसी के बाद वो लोग फाइनली ड्रीम रिलम से बाहर आ चुके थे सारे के सारे। बाहर आने के बाद जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि किस तरीके से उन लोगों ने आपस में ट्रेजर डिवाइड किया था, मिला के उन लोगों को मिला रहा 280 मिलियन मेरिट्स का ट्रेजर। इसमें से यूटियान को 28 मिलियन मेरिट्स पॉइंट मिले थे, बाकी तीनों ने 84 मिलियन मेरिट रखे थे, क्योंकि 30-30% होता है गाइज। 80 मिलियन मेरिट्स भी बिल्कुल भी कम नहीं होता, ये इतना ज्यादा है कि लू फेंग को इतना ट्रेजर कमाने के लिए पता नहीं कितने हजार साल लग जाते नॉर्मली अगर वो यांग फेंग एशियन कंट्री के अंदर कोई मिशन कर रहा होता तो। एंड वैसे भी इन्फिनाइट स्पेस क्योंकि एक ट्रेजर साइट है, उसके अंदर जाने के लिए जो एंट्री कोटा है वो 50 मिलियन मेरिट पॉइंट्स का है। इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो कि लू फेंग कितना ज्यादा कमा चुका है, क्योंकि लू फेंग जब फर्स्ट टाइम युआन के ट्रेजर साइट के अंदर गया था तो उसे वो जो अपॉर्चुनिटी थी वो उसे थंडर एशियन किंगडम से मिली थी, उसके लिए उसने कितने ज्यादा पापड़ बेले थे ये तो आप लोगों को ऑलरेडी याद ही होगा। इस बार उसे एक ही दिन के अंदर अंदर लगभग 80 मिलियन मेरिट पॉइंट मिल चुके थे। इसमें से काफी सारे ऐसे ट्रेजर्स थे जो कि लू फेंग के किसी भी काम के नहीं थे, क्योंकि जो लू फेंग था वो हुनियान ब्लड लाइन को प्रैक्टिस नहीं करता था। जो गॉड किंग वुजिन होता है वो लू फेंग को समझाता है, तो लू फेंग चाहे तो उन ट्रेजर्स को सेल कर सकता है, उसे उन ट्रेजर्स की वैल्यू पता होनी चाहिए तभी उसे उनका सही दाम मिल सकता है। लू फेंग जो था उसे मास्टर डीचू ने ऑलरेडी एक ब्रीफ गाइडेंस प्रोवाइड कर दी थी, इसके कारण लू फेंग को उन सारे के सारे ट्रेजर्स की सही दाम पता थी। जो वुजिन गॉड किंग होता है वो जाने से पहले सभी लोगों से कहता है बाय द वे तुम में से किसी के पास 5 कलर ट्रेजर मेडिसिन है क्या। चल में जो 5 कलर ट्रेजर मेडिसिन थी एक प्रीशियस मेडिसिन कहा जाता है, क्योंकि एक रिलम बीस्ट के हार्ट से बनती है। बस 2 एशियन कंट्रीज के पास ही ये प्रीशियस मेडिसिन है एंड वही लोग इस तरीके की मेडिसिन को सेल करते हैं। इसका बस एक डोज ग्रेट डाउ ऑफ डिस्ट्रक्शन को कॉम्प्रहेंड करने के लिए काफी ज्यादा आसानी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि इसका एक डोज लेने से तुम ग्रेट डाउ ऑफ डिस्ट्रक्शन जो डाव है उसके फेवरेट चाइल्ड बन जाते हो। एक तरीके से जब तुम उसे कॉम्प्रहेंड करोगे तो जो ग्रेट डाउ ऑफ डिस्ट्रक्शन है वो खुद तुम्हें सामने से एक तरीके से तुम्हारे ऊपर उपकार करेगा। जैसे कि जो सुप्रीम लॉज है वो लू फेंग को अपना चाइल्ड समझता है एंड इसलिए जो लू फेंग है सुप्रीम रूल्स की तरफ से इतने सारे गिफ्ट्स मिले, जैसे कि वो इनविंसिबल वाली ट्रिक, जैसे वो अपने ऑरा को किसी भी पर्सन के ऑरा के अंदर कन्वर्ट कर सकता है एंड अपने आप को पूरी तरीके से इनविंसिबल बना सकता है, यानी कि वो खुद भी किसी भी चीज के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। इसी तरीके से इस मेडिसिन को खाने से जो ग्रेट डाउ ऑफ डिस्ट्रक्शन है खुद तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा उपकार करता है। इसे खाने से तुम्हारी जो अचीवमेंट्स होती है ग्रेट डाउ ऑफ डिस्ट्रक्शन के अंदर वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसकी बस एक मेडिसिन की शीशी वो लगभग 10 मिलियन मेरिट पॉइंट की मिलती है, जो प्राइस है ये सही में काफी ज्यादा हाई है, लेकिन इससे भी ज्यादा मुश्किल है इस चीज का मिलना। जो चीज है ये बस 2 एशियन कंट्रीज के बीच में ही पास आउट होती है। वुजू और यूटियान ये दोनों के दोनों नाक के अंदर मुंडी हिला देता है, वही लू फेंग भी मना कर देता है, लेकिन तभी जो वुजिन गॉड किंग होता है वो लू फेंग की तरफ देखता है एंड कहता है क्योंकि ये जो चीज है ये यांग फेंग एशियन कंट्री के अंदर मिल सकती है, मुझे भरोसा है कि जो तुम्हारे मास्टर है उनके पास जरूर ये चीज होगी। जब तुम वापस से लौटोगे तो एक बार तुम्हारे मास्टर से पूछ के देखना। लू फेंग ज्यादा कुछ नहीं कहता और बस हाँ के अंदर मुंडी हिला देता है। के बाद ये सभी लोग एक दूसरे को अलविदा कहते हैं एंड अगले मिशन के अंदर मिलने का प्रॉमिस करके सब लोग अपने अपने घर निकल जाते हैं। डेफिनेटली इस बार लू फेंग को काफी ज्यादा मजा आया था। जो लू फेंग की हार्वेस्ट थी वो भी काफी ज्यादा एक अलग लेवल के ऊपर हुई थी। डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम वो वापस से मिशन करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। भाई सीन शिफ्ट होता है एंड हम लोग को यांग फेंग एशियन कंट्री के अंदर कैपिटल ऑफ चू के अंदर लू फेंग उसके स्टार टावर के अंदर देखने के लिए मिलता है, जो कि इस वक्त काफी ज्यादा खुश था क्योंकि वो अभी और ज्यादा गरीब नहीं रह गया था। ड्रीम वर्ल्ड के अंदर जाने से पहले वो काफी ज्यादा गरीब था। गेस्ट ऑफिशियल्स के थ्रू उसे जो भी मिशन वगैरह करने पे मेरिट पॉइंट मिलते थे वो काफी ज्यादा कम होते थे। थॉट जो लू फेंग था उसने थंडर एशियन कंट्री लॉर्ड यानी कि वाइल्ड विंड्स को अपने स्टार टावर के अंदर जब कैप्चर करके रखा था उसे रिलीज करने पे भी लू फेंग को बस 300 बिलियन कॉस्मिक सैंड मिले थे। इनको अगर मेरिट्स के अंदर कन्वर्ट किया जाए तो वो बस कुछ 1 मिलियन मेरिट पॉइंट के आसपास होते हैं। इसके पास कुछ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रिवॉर्ड पॉइंट का ट्रेजर इनफिनाइट स्पेस के अंदर था, वो इंडीड काफी द प्रीशियस था। लू फेंग ने इन रिवॉर्ड्स पॉइंट्स को कुछ स्पेशल इनहेरिटेंस एक्सचेंज करने के लिए रखा हुआ था। ऑल इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज काफी ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन उनसे भी ज्यादा जरूरी होते हैं स्पेशल इनहेरिटेंस। इनफिनाइट स्पेस के अंदर पॉइंट्स ऑब्टेन करना काफी ज्यादा मुश्किल है एंड अभी लू फेंग को 80 मिलियन मेरिट पॉइंट से भी ज्यादा मिले थे, जो कि उसकी कुछ टाइम तक जिंदगी गुजारने के लिए बहुत ज्यादा थे। लू फेंग काफी ज्यादा खुश था, जिसके बाद वो डायरेक्टली एम्परर चू के गुफा के अंदर जाता है ताकि वो अपने मास्टर से मिल सके, उनसे थोड़ी सी बातें कर सके। एम्परर चू पैलेस का हम लोग को सीन देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे जो एम्परर चू होता है वो अपने डीप कंसंट्रेशन के अंदर बैठे हुए थे। उनके आसपास हम लोग को एक डार्क बड़ा सा ह्यूज पाइथन देखने के लिए मिल सकता था कि एंडलेस डिस्ट्रक्शन ऑरा इमिट कर रहा था अपने अंदर से।
तो जो थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड देखने के लिए मिलता है, वो अपनी आंखें खोलता है एंड कहता है लिटरली काफी ज्यादा मुश्किल है ग्रेट डाउ ऑफ कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ओरिजिन को कॉम्प्रहेंड करना। उन्हें हमेशा से लगता था कि वो बस थोड़े से रह जा रहे हैं, हमेशा ये जो थोड़ा सा ही है यही हमेशा उन्हें ब्रेक थ्रू करने से रोक लेता है। एम्परर उन सारे प्रैक्टिशनर से काफी ज्यादा अलग थे जो कि बस ओरिजिन ब्लड लाइन को कॉम्प्रहेंड करते थे। बिकॉज एम्परर अपने साथ कुछ स्पेशल ट्रेजर्स कैरी किया करते थे, इसकी मदद से वो अपने आप को एक अल्टीमेट लाइफ फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर रहे थे। ब्लड लाइन के कारण भी उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता था। जो एम्परर थे वो अभी तक 5 अल्टीमेट सीक्रेट्स को ऑलरेडी फिगर आउट कर चुके थे। उनका जो अकोमुलेशन था वो ऑलरेडी काफी ज्यादा डीप था। अगर एम्परर्स के बीच में देखा जाए तो वो टॉप 5 के अंदर आते हैं, तो उसके बाद भी वो ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहे। वो ऐसा लग रहा था कि जस्ट जब वो पूरी तरीके से कंप्लीट ग्रेट डाउ को कॉम्प्रहेंड कर देंगे तभी उनका कुछ ब्रेक थ्रू करने में स्कोप है। एंड उन्हें ये कैसे भी करके करना ही होगा। अगर उन्हें नेक्स्ट एरा के अंदर जिंदा रहना है, ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर जिंदा रहने का सीधा सीधा मतलब होता है कि आप एक अल्टीमेट लाइफ फॉर्म बनो। इवन ओरिजिन कॉन्टिनेंट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो भी जाता है, वो आउटसाइड वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव कर सकता है। लेकिन अगर वो ओरिजिन कॉन्टिनेंट को छोड़ के जाते हैं तो वो एक प्रोटेक्शन खो देंगे जो कि उन्हें उनके घर के द्वारा मिल रही थी, यानी कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट के द्वारा। बाहर का जो लिविंग एनवायरनमेंट है वो डेफिनेटली 1000 टाइम ज्यादा वर्थ है। इस वक्त दो कंट्रीज के एंसेस्टर है जो कि इस वक्त ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर है, उन लोगों को भी काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही है क्योंकि वो काफी ज्यादा हार्श एंड डेंजरस कंडीशन के अंदर रह रहे हैं। ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर ही वो एक सुकून भर की जिंदगी काट सकता है, लेकिन उससे पहले उन्हें पूरी तरीके से रीबर्थ देखना पड़ेगा पूरी की पूरी ओरिजिन कॉन्टिनेंट का। एंड अगर वो ये सब चीजें करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो फाइनली वो वापिस से एक नए एरा के अंदर जन्म लेंगे, क्योंकि ये जो एरा है ये लास्ट एरा है। और अगर इससे पहले वाले एरा की बात करें तो उसके अंदर से बस कुछ ही एंसेस्टर जिंदा बच के बाहर आ पाए थे, यानी कि नए एरा के अंदर एंटर कर पाए थे, जिसकी ईस्ट पोल रीजन ये वो 2 कंट्री लॉर्ड्स के अलावा कुछ और जो कि एक्सटर्नल फोर्सेस से थे, जो कि जैसे तैसे करके अपने आप को कल्टीवेट करके अल्टीमेट लाइफ फॉर्म बने। वो अभी भी अलाइव है, बट वो ऑलरेडी ओरिजिन कॉन्टिनेंट को बहुत पहले ही छोड़ चुके हैं। बट एम्परर चू के लिए जो शर्तें थी वो थोड़ी सी अलग थी। अपने होम टाउन सोर्स को काफी ज्यादा अच्छा मानते थे, यानी कि वो कभी भी ओरिजिन कॉन्टिनेंट को छोड़ना नहीं चाहते थे। वो उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। एंड इस सब चीजों के अलावा उनके लिए कंप्लीट एवेन्यू कॉम्प्रहेंड करना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, कि जिस तरीके से आज वो अपनी ओरिजिन कॉन्टिनेंट को देख रहा है वो उसी नजरिए से कल भी उसे देख पाए। कुल मिला के सारे जो रॉयल गॉड्स है 2 एशियन कंट्रीज के, ये लोग इतने ज्यादा पावरफुल है, इनके पास किसी चीज की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन इनके अंदर भी डिजायर्स होते हैं। नॉर्मली कोई भी रॉयल फैमिली का होता है तो उनका जो फर्स्ट डिजायर होता है वो होता है कि वो एम्परर या फिर मोनार्क बने। एंड अगर उसके बाद वो जिंदा बच जाए तो वो ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर लंबे टाइम तक जीना चाहेंगे, वो अच्छे खासे स्टेटस के अंदर अपने दिन गुजारना चाहेंगे। इसके अलावा जो एम्परर थे उन्हें पूरी तरीके से कंप्लीट एवेन्यू को कॉम्प्रहेंड करना था, उसे मास्टर करना था। फिलहाल इस एरा के अंदर जो एम्परर क्वीन है वही बस इस चीज को कर पाए। एम्परर इन सब चीजों के बारे में उल्टी सीधी चीजें सोच ही रहते, लेकिन अभी उन्हें अपने केव के दरवाजे के ऊपर लू फैंग खड़ा देखने के लिए मिलता है, जो कि सबसे पहले अपने मास्टर को ग्रीट करता है। एम्परर होते वो भी स्माइल कर देता है। इसके बाद एम्परर लू फैंग को अंदर बुला लेता है। आफ्टर ऑल जो एम्परर है वो लू फैंग की काफी ज्यादा इज्जत करते थे। वो जानते थे कि उनका जो डिसाइपल है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेज के ऊपर एंटर करते हुए पूरी तरीके से इनविंसिबल बन चुका है। फिर हंसते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने अभी अभी एक सेक्ट को बनाया है जिसका नाम तुमने दाओ सेक्ट रखा है। लू फैंग कहता है मैंने इस सेक्ट को बनाया है क्योंकि मैं ऑर्डिनरी प्रैक्टिशनर्स को थोड़ी सी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देना चाहता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। आफ्टर ऑल लू फैंग को घंटा भी कोई फर्क नहीं पड़ता किसी सेक्ट के, क्योंकि लू फैंग ऑलरेडी ऐसे लेवल के ऊपर पहुंच चुका है। अगर उसे स्ट्रॉन्ग बनना है तो उसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, ना कि अपना सेक्ट बनाना पड़ेगा। लू फैंग क्लोन टेक्निक को परफॉर्म करता है और ऑलरेडी लू फैंग अकेला इतने सारी क्लोन्स को बना सकता है, तो लू फैंग को किसी भी क्लैन या फिर किसी भी मैन पावर की कोई भी नीड नहीं है। इसलिए जो लू फैंग होता है वो बस रिकॉग्निशन पवेलियन के अंदर रह के खुश था, क्योंकि वहाँ पे उसकी आइडेंटिटी किसी से भी कोई भी एक्सपोज नहीं हुई गई थी। वैसे भी सेक्ट बनाने के बाद लू फैंग क्या ही कर सकता है, अपने डिसाइपल बना सकता है, अपने लोगों को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता है। बट क्या सही में लू फैंग को मैन पावर की जरूरत है? लू फैंग अपने बॉडी को लगभग 100 से 200 क्लोन्स के अंदर बांट सकता है, कम से कम 300, इस वक्त तो 300 क्लोन्स के अंदर ऑलरेडी अपने बॉडी को डिवाइड कर चुका है। हर एक क्लोन के अंदर लू फैंग की लगभग गॉड किंग लेवल की पावर है। एंड लगभग क्योंकि ये सारे के सारे क्लोन लू फैंग के ही है, इन सारे क्लोन का दिमाग एक समान दौड़ता है। एंड जहाँ पे लू फैंग का दिमाग दौड़ने लग जाता है वहाँ पे किसी भी अपोनेंट की क्या ही औकात। लू फैंग मास्टर चू से कहता है कि मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि मैं आपसे कुछ पूछ सकूं। एक्चुअली मुझे 5 कलर ट्रेजर मेडिसिन की जरूरत थी। डी चू इस बारे में सुनता है तो थोड़ा सा शॉक रहता है, जिसके बाद वो स्माइल करते हुए कहता है इवन थॉट मैंने भी इस 5 कलर ट्रेजर मेडिसिन को यूज किया है एंड इसका जो इफेक्ट है वो सही में काफी अच्छा है, लेकिन एक शीशी 5 कलर ट्रेजर मेडिसिन की लगभग 10 मिलियन मेरिट पॉइंट्स की आती है। क्या तुम इस चीज को अभी इस वक्त अफोर्ड कर सकते हो? वह कहता है कि आपका ये जो डिसाइपल है थोड़ा टाइम से कल्टीवेशन वगैरह कर रहा है तो थोड़ा मोड़ा पैसा इकट्ठा कर चुका है। ऐसे मेरे पास इतने पैसे इस वक्त है तो नहीं, लेकिन स्टिल
मेरे पास 22 लाख कोई तो भी ट्रेजर मिला है मुझे, इसे एक्सचेंज करके मैं आराम से इसे खरीद सकता हूँ। डीचू होता है वो खुश हो जाता है, इसके बाद वो स्माइल करके कहता है डेफिनेटली ये मेरे लिए काफी ज्यादा छोटा सा काम है, मैं तुम्हारे लिए ये मेडिसिन खरीद सकता हूँ। गाइस रॉयल रूल्स के हिसाब से इस मेडिसिन को बस रॉयल पैलेस के लोग खरीद सकते हैं। ये चीज लू फेंग नहीं कर सकता था क्योंकि वो बस एक गेस्ट ऑफिशियल है। एंड डेफिनेटली जो मेडिसिन है ये एम्परर चू को काफी ज्यादा सस्ते के अंदर मिलेगी एज कम्पेयर टू अगर ये मेडिसिन लू फेंग खुद खरीदता, क्योंकि उसे बाहर के ट्रेजरी पॉइंट से इस मेडिसिन को खरीदना पड़ता, जहाँ से ये डेफिनेटली काफी ज्यादा महंगे मिलती है। डीचू लू फेंग से कहता है कि ये जो मेडिसिन है ये काफ़ी ज़्यादा रेयर है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस मेडिसिन की 2 ही शीशियाँ तुम्हें दिलवा सकता हूँ। एंड हर एक शीशी की कीमत लगभग 10 मिलियन मेरिट पॉइंट्स है। ये चीज़ सुन के लू फेंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसके मास्टर उसकी मदद करने के लिए तैयार है, कि अगर लू फेंग खुद ये काम करता तो उसे पता नहीं कितना कंट्रीब्यूशन करना पड़ता एंड कितने ही पैसे खर्च करने पड़ते हैं। बस एम्परर चू के कारण उसे बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा था। लू फेंग एम्परर चू को थैंक्स कहता है, जिसके बाद लू फेंग भी काफ़ी ज़्यादा खुश था। इसी के बाद जो एम्परर चू होता है वो लू फेंग को कुछ डिटेल्स बताने लग जाता है 5 कलर प्रीशियस मेडिसिन के बारे में। उन्हें बताता है कि जो 5 कलर प्रीशियस मेडिसिन है ये एक रिलम बीस्ट के हार्ट से बनती है, जो कि ऑलरेडी गॉड किंग लेवल को सरपास कर चुका हो। जब लू फेंग इस चीज के बारे में सुनता है तो डेफिनेटली काफी ज्यादा शॉक होता है। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि क्या कोई सही में इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है कि वो एक बाउंड्री बीस्ट से फाइट करे, उसके ऑलरेडी गॉड किंग लेवल को सरपास कर चुका हो। एम्परर चू लू फेंग को बताते हैं कि पूरी की पूरी ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर बस एक ही बाउंड्री बीस्ट है जो कि टियानमू किंगडम के पास है। वो बस अल्टीमेट लेवल ऑफ गॉड किंग लेवल के ऊपर है, यानी कि 3rd लेवल के ऊपर। जो बाउंड्री बीस्ट जो ऑलरेडी गॉड किंग लेवल को सरपास कर चुके हैं वो हमारे ओरिजिन वर्ल्ड के अंदर नहीं है। मुझे भी इन सब चीजों के बारे में नहीं पता था, मुझे एंसेस्टर ने इन सब चीजों के बारे में बताया। एंड वो जो बाउंड्री बीस्ट है वो हमारे ओरिजिन वर्ल्ड का भी नहीं है, वो किसी और ओरिजिन वर्ल्ड का बाउंड्री बीस्ट है। ऑलरेडी अपनी किस्मत को टक्कर देते हुए अपनी कल्टीवेशन लेवल को सरपास कर चुका है, लेकिन एक बार वो ओरिजिन वर्ल्ड को छोड़ दे उसके बाद उन लोगों के लिए भी प्रैक्टिस करना इतना ज्यादा आसान नहीं था। उन्हें अपने खुद के हार्ट के मटेरियल्स को यूज करके इस 5 कलर ट्रेजर मेडिसिन को बनाना पड़ा। एंड जो एंसेस्टर है उन्होंने बाउंड्री बीस्ट से इन मेडिसिन को खरीदा है, यानी कि गाइस ये जो मेडिसिन है ये मेडिसिन खुद बाउंड्री बीस्ट ने अपने हाथों से बनाई है। ना गाइस आप खुद ही सोच सकते हो एक बाउंड्री बीस्ट के साथ भले कोई कैसे फाइट कर सकता है जो कि ऑलरेडी गॉड किंग लेवल को सरपास कर चुका हो। अगर गलती से कोई फाइट कर भी लेता है तो आपको क्या लगता है क्या ये मेडिसिन सही में इतनी ज्यादा सस्ती होती कि बस 10 मिलियन मेरिट पॉइंट्स के अंदर मिलती? इस हिसाब से तो इसकी जो कीमत है वो हजारों मिलियन मेरिट पॉइंट के आसपास होनी चाहिए थी। लू फेंग को बताता है कि ये जो मेडिसिन है ये बाउंड्री बीस्ट खुद अपने आप से रिफाइन करता है एंड इसे वो काफी लार्ज क्वांटिटी के अंदर रिफाइन करता है एंड एंसेस्टर्स को सेल करता है। लेकिन क्या तुम समझ सकते हो कि वो जो वर्ल्ड बीस्ट है वो सही में इतना ज्यादा सिंपल नहीं है। वो ऑलरेडी अपनी किस्मत के तालों को तोड़ चुका है, गॉड किंग लेवल को सरपास करके ऑलरेडी उसके ऊपर जा चुका है, बट उसके बाद भी अभी उसे अपने आप को कल्टीवेट करने के लिए अपने आप को रिफाइन करना पड़ रहा है मेडिसिन के अंदर। वर्ल्ड बीस्ट की बॉडी है वो काफी ज्यादा स्पेशल रहती है, उनके बॉडी के अंदर का जो डिस्ट्रक्शन ओरिजिन होता है वो एक अलग ही लेवल के ऊपर होता है। तो इस हिसाब से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि उस वर्ल्ड बीस्ट की जो बॉडी मटेरियल्स होगी वो कितनी ज्यादा प्रीशियस हो सकती है, जैसे कि उसका हार्ट, उसका ब्लड, उसकी बोन्स, इन सारी चीजों से ट्रेजर्स को रिफाइन किया जा सकता है जो कि किसी भी नॉर्मल इंसान को कल्टीवेशन के अंदर काफी ज्यादा मदद कर सकता है। एंड जो 5 कलर प्रीशियस मेडिसिन है ये सबसे ज्यादा बेस्ट एलिक्सर मेडिसिन है जिसकी मदद से तुम डायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर देते हो ओरिजिन ऑफ डिस्ट्रक्शन के ओरिजिन रोड को। यानी कि गाइस इस मेडिसिन को लेने के बाद एक तरीके से ऐसा हो जाता है कि आप डिस्ट्रक्शन ओरिजिन को काफी ज्यादा इजीली कॉम्प्रहेंड कर सकते हो। जो चीजें आपको पहले डिफिकल्ट लगती थी वो चीजें आपको काफी ज्यादा इजीली समझ में आने लग जाएगी। एक तरीके से आप इसे एक तरीके का सप्लीमेंट समझ सकते हो जो कि किसी भी ग्रोथ पीरियड को काफी ज्यादा इनहेंस कर देता है, वो भी एक अलग लेवल के ऊपर। इसके अलावा जो एम्परर चू है वो लू फेंग को बीस्ट ब्लड तिलिस्मान के बारे में भी बताता है। ये भी बाउंड्री बीस्ट के द्वारा ही रिफाइन किया जाता है एंड ये भी उसी के ब्लड से रिफाइन किया जाता है। इसकी कीमत उस एलिक्सर से ज्यादा है, एक ही तिलिस्मान की कीमत लगभग 100 मिलियन मेरिट पॉइंट्स है। तिलिस्मान की मदद से कोई भी बंदा आराम से कंप्लीट ग्रिड ऑफ ओरिजिन डिस्ट्रक्शन को कॉम्प्रहेंड कर सकता है कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। एक तिलिस्मान लगभग 3 सेंचुरीज तक काम करता है। जब तुम्हारे पास 100 मिलियन मेरिट पॉइंट्स हो जाए तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। मैं ग्रिड ऑफ डिस्ट्रक्शन ओरिजिन को कॉम्प्रहेंड करता हूँ एंड कल्टीवेट करता हूँ, तो डेफिनेटली मैं एक तिलिस्मान तो खरीद ही सकता हूँ। लू फेंग हाँ के अंदर मुंडी हिला देता है। लू फेंग कहता है लेकिन फिलहाल के लिए तुम्हारे लिए वो जो एलिक्सर है वो सबसे ज्यादा बेस्ट है इस पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर, लेकिन अगर तुम्हें उससे भी ज्यादा कोई चीज बेटर चाहिए तो डेफिनेटली शायद से तुम्हें एंसेस्टर से बात करनी पड़ेगी। लू फेंग एक्साइटेडली कहता है नहीं नहीं इतना ही मेरे लिए बहुत ज्यादा हो गया। इससे पहले तो इवन लू फेंग को 20 ब्लड तिलिस्मान के बारे में भी नहीं पता था। डीचू कहता है कि सब लोग कहते हैं कि मैं अपने डिसाइपल्स को पढ़ाने में इतना ज्यादा अच्छा नहीं हूँ, इस चीज को मैं खुद भी जानता हूँ कि मैं अपने डिसाइपल्स को पढ़ाने में इतना ज्यादा अच्छा नहीं हूँ। लू फेंग तुम 14 रिलम के अंदर पूरी तरीके से एब्सोल्यूट नंबर 1 पोजीशन के ऊपर थे जब तुम 14 रिलम के अंदर थे, तभी जब तुम गॉड किंग
किंग लेवल के ऊपर ब्रेक थ्रू किया, ब्रेक थ्रू करते तुम डिवाइन किंग रियलम के अंदर भी नंबर 1 के ऊपर हो। बट सब जानते हैं कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं पढ़ाया, ये सब बस हो पाया क्योंकि तुम्हारे पास काफी ज्यादा हाई टैलेंट है। तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता, मैं बस तुम्हारे लिए जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा रिसोर्सेस अरेंज करा सकता हूँ, लेकिन ऑफकोर्स उसके लिए भी तुम्हें मुझे ट्रेजर्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा ये जो मास्टर है ये काफी ज्यादा गरीब है। लू फेंग स्माइल कर देता है। इसके बाद डी चू लू फेंग से कहता है तुम्हें ग्रेट डाओ ऑफ डिस्ट्रक्शन ओरिजिन के लिए ट्रेजर चाहिए, तुम्हारा ग्रेट डाओ ऑफ लाइफ कैसा चल रहा है एंड ग्रेट डाओ ऑफ मटेरियल ओरिजिन कैसा चल रहा है, क्या तुम्हें उनके लिए कोई ट्रेजर नहीं चाहिए? अगर मैं तुम्हारी किसी तरीके से कोई मदद कर सकूं तो तुम मुझे बता सकते हो। लू फेंग इस चीज के बारे में सुनता है तो डेफिनेटली उसके दिमाग में कुछ चीजें आती है, जैसे कि जो लू फेंग होता है वो हमेशा ग्रेट डाओ ऑफ ओरिजिन को प्रैक्टिस करता रहता है क्योंकि उसका जो एक अवतार है वो हमेशा ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर रहता है। लू फेंग कहता है मास्टर मुझे ज्यादा मटेरियल्स की नीड नहीं है, मुझे बस 24 फेजेस वाले बीस्ट के कुछ लाइफ मटेरियल्स की जरूरत है, जैसे कि उनका फ्लैश, ब्लड एंड स्केल्स। क्या आप किसी तरीके से मेरी मदद कर सकते हो कि मैं उन्हें बाय कर सकूं? डीचू 24 फेजेस के बारे में सुनता है तो वो थोड़ा सा सोचता है एंड फिर कहता है 24 फेजेस ये उन काफी सारे फॉर्म्स में से एक है जो कि ओरिजिन ऑफ लाइफ के अंदर अल्टीमेट रियलम तक पहुंच चुके हो। ये जो फॉर्म है ये काफी ज्यादा स्पेशल होता है। हुनियान ब्लडलाइन के क्रिएचर्स है जो कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर पैदा हुए हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, काफी ज्यादा रेयर भी। अल्टॉट इनकी जो इंटेलिजेंस होती है वो काफी ज्यादा कम होती है, स्टिल वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। बट अभी टाइम के साथ उनकी जो ब्लड लाइन है वो काफी ज्यादा घटती जा रही है, यानी कि थिन होती जा रही है एंड अभी वो बस 10 डायरेक्शनल वर्ल्ड लाइफ फॉर्म को प्रोड्यूस कर सकते हैं। लू फेंग इस चीज को काफी अच्छी तरीके से जानता था क्योंकि वो जियांजी सिटी को खुद ही प्रोटेक्ट करता था, जहाँ पे उसे काफी सारे ब्लड लाइन क्रीचर्स की देखभाल करनी पड़ती थी एंड इस वक्त वहाँ पे जितने भी हुनियान ब्लड लाइन के क्रीचर्स है उनकी जो ब्लड लाइन है वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है, वो सारे के सारे बस फर्स्ट लेवल के ऊपर है डिवाइन किंग रियलम के एंड उनके अंदर से लू फेंग ने कभी भी 24 फॉर्म्स वाले क्रीचर के बारे में कभी भी नहीं सुना। जो कहता है बस सेकंड लेवल के कुछ ही डिवाइन क्रीचर्स ऐसे होते हैं जिनके पास 24 फॉर्म्स होते हैं। रही बात अल्टीमेट लेवल की क्रीचर्स वो एक्सट्रीमली पावरफुल होता है, वो इवन 24 फेजेस को भी सरपास कर चुका है। और रही बात उन क्रीचर्स की जो कि ऑलरेडी गॉड किंग लेवल के अबव है, ट्रू हुनियान लाइफ होती है एंड इस तरीके की जो एग्जिस्टेंस है वो ऑलरेडी केज के बाहर जा चुकी है एंड उनका जो लाइफ एसेंस होता है वो एक्सट्रीमली हाई होता है, बट स्टिल उनके अंदर लो विजडम होती है, यानी कि उनकी इंटेलिजेंस कम होती है एंड उनका रिलम भी कम होता है, इसलिए उनका जो फिजिकल पोटेंशियल होता है वो भी काफी ज्यादा कम होता है। एंड मैं तुम्हें बता दूं कि वो जो क्रीचर्स है जो कि ऑलरेडी इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, उनकी जो पावर्स है वो एंसेस्टर के बराबर की नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें सही में ऐसी किसी क्रिएचर की बॉडी पार्ट चाहिए तो वो बस तुम्हें थंडर एशियन किंगडम से मिल सकता है, या फिर अगर तुम्हें यांग फे एशियन कंट्री से मिलेंगे भी तो तुम्हें उन एम्परर्स एंड उन मोनार्क्स को कोई ऐसी चीज देनी पड़ेगी जिसके थ्रू वो टेम्पटेड हो, वरना वो क्रिएचर्स तुम्हें मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इवन हम मोनार्क्स के पास भी इतनी ज्यादा पावर्स नहीं होती कि हम उस क्रिएचर्स का एक खून का एक छिटा भी तुम्हें दे सके। फिलहाल इस वक्त जो सेकंड लेवल के गॉड किंग लेवल के क्रिएचर्स है उनका जो ओरिजिन ब्लड है वो सबसे ज्यादा बेस्ट है गेस्ट ऑफिशियल्स के लिए ऑब्टेन करने के लिए, लेकिन स्टिल उसका भी थ्रेशोल्ड काफी ज्यादा है। लू फेंग कहता है लेकिन मुझे बस कुछ ही मटेरियल चाहिए। प्रचू कहता है मैं डेफिनेटली कोई ना कोई तरीका ढूंढने की कोशिश करूंगा जिसके थ्रू मैं तुम्हारी मदद कर सकूं एंड देखते हैं कि हमें ये मटेरियल्स कितने महंगे मिलते हैं। बट मैं तुम्हें एडवाइस करूंगा कि तुम ठंडे एशियन किंगडम के पास जाओ, हुनियान ब्लडलाइन के क्रीचर्स को कल्टीवेट करने में वो हमसे ज्यादा बेटर है, तुम्हें वहां से ज्यादा इजीली मिल सकता है तुम्हारे मन चाहे क्रीचर्स के बॉडी पार्ट्स। इसके बाद लू फेंग मास्टर चू से पूछता है कि फिर भी उसे कितने ज्यादा पैसे लग जाएंगे 24 फॉर्म्स ऑफ लाइफ के बॉडी मटेरियल्स को कलेक्ट करने के लिए। मास्टर कहता है वो काफी ज्यादा वैल्यूएबल होता है क्योंकि वो एक प्रीमोडियल लाइफ फॉर्म है, स्टिल अगर तुम्हें एक रिफाइंड ब्लड लाइन का क्रिएचर चाहिए तो तुम्हें लगभग 1 बिलियन मेरिट से लग जाएंगे उसे रिडीम करने के लिए। फेंग कहता है मैं पूरी की पूरी ब्लड लाइन को रिफाइन नहीं करना चाहता, मुझे उसे रिफाइन नहीं करना, मुझे उसे कॉम्प्रहेंड करना है, जस्ट मुझे एक छोटा सा पार्ट भी मिल गया फिर भी मुझे चलेगा। लीचू कहता है अगर सही में अगर तुम्हें रिफाइन करने के लिए नहीं चाहिए तो तुम डायरेक्टली 1/3 पार्ट ले सकते हो उस डेड बॉडी का, इसकी मदद से तुम्हारा खर्चा भी काफी ज्यादा बचेगा। क्रिएचर जो कि 24 लाइफ फॉर्म्स का उसका बॉडी का 1/3 हिस्सा लू फेंग को लगभग पड़ेगा 1 बिलियन मेरिट पॉइंट्स का। लॉर्ड ऑफ टियामो और लॉर्ड ऑफ शी इन लॉर्ड्स के लिए काफी ज्यादा मुश्किल है 100 मिलियन मेरिट पॉइंट्स इकट्ठा करना या फिर इस तरीके के ट्रेजेस बनाना, बिकॉज वो ज्यादा रिपीटेड एडवेंचर्स को फॉलो नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि अगर एक बार भी वो फेल हो गए तो उनकी रियल बॉडी खत्म हो जाएगी, एक बार रियल बॉडी खत्म हो गई तो उसे रिकल्टिवेट करने के लिए काफी ज्यादा पैसे लगेंगे। इसलिए 100 मिलियन मेरिट पॉइंट्स का जो ट्रेजर है वो हाईएस्ट लेवल है जो कि एक गेस्ट गॉड किंग खरीद सकता है यानी कि रिडीम कर सकता है एशियन यांग फेंग कंट्री से। बट एशियन कंट्री ऑफ थंडर के अंदर तुम 600 मिलियन मेरिट पॉइंट्स तक रिडीम कर सकते हो। लू फेंग को इन मटेरियल्स की जरूरत तो थी लेकिन वो इतना गरीब था कि उसके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन स्टिल लू फेंग को इतनी भी ज्यादा नीड नहीं थी क्योंकि लू फेंग के पास कुल मिला के 24 फॉर्म्स थे एंड उसमें से लू फेंग ने इवन फर्स्ट फॉर्म को भी रियलाइज नहीं किया था, तो वो भी थोड़ा सा पेशेंस रखता है। के बाद जो एम्परर चू होता है वो लू फेंग को 2 पैकेजेस दे देते जो कि 5 कलर प्रीशियस मेडिसिन के थे। चू कहता है इन्हें ध्यान से रखना। लू फेंग उन 2 कांच की शीशियों को रख लेता है, उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि उसके मास्टर वो कितने ज्यादा तेज है। लू फेंग ने जस्ट थोड़ी देर पहले उनको उस मेडिसिन के बारे में बताया था, उन्होंने इतने जल्दी लू फेंग के लिए वो मंगवा भी दी। लू फेंग ने अभी तक उसके मास्टर को 20 मिलियन मेरिट पॉइंट्स देने के लिए प्रिपेयर नहीं किया था ट्रेजर। मास्टर चू कहता है कोई बात नहीं, जब तुम्हारा प्रिपरेशन हो जाए तब तुम बाद में मुझे ट्रेजर दे देना।
एट द एंड मास्टर चू लू फेंग को कहता है कि तुम्हारी काफी सारी क्लोन्स है, याद रखना कि तुम इस 5 कलर प्रीशियस मेडिसिन को अपनी रियल बॉडी के साथ यूज करो, क्योंकि अगर तुम्हारा कोई वीक क्लोन इस चीज को यूज करता है तो इसका जो इफेक्ट है वो तुम्हारे उस वीक क्लोन के ऊपर होगा। लू फेंग हाँ के अंदर मुंडी हिला देता है। इसके बाद एम्परर चू एट द एंड लू फेंग को कहता है कि तुम गॉड किंग लेवल के ऊपर ऑलरेडी काफी पहले ब्रेक थ्रू कर चुके हो, बट अभी तक तुमने इनहेरिटेंस हॉल से सेकंड लेवल ऑफ इनहेरिटेंस को नहीं लिया, क्योंकि गॉड किंग ऑफ रिलम ऑफ 72 कटिंग स्वॉर्ड्स का है एंड 8 रिवोल्यूशन लाइफ फॉर्म का है। चू ने लू फेंग को प्रॉमिस किया था कि लू फेंग को ये वो खुद देगा अपने हाथों से। एंड एक बार लू फेंग जैसी इनहेरिटेंस हॉल के अंदर से उस चीज को क्लेम कर लेता है, ऑटोमेटिकली डी चू के अकाउंट से वो क्रेडिट्स कट जाएंगे। एम्परर चू को पता था लू फेंग अभी तक उन इनहेरिटेंस को क्लेम करने के लिए गया ही नहीं। एम्परर चू लू फेंग को समझाते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम इन्फिनाइट स्पेस के अंदर गए, इन्फिनाइट स्पेस के अंदर तुम्हें और ज्यादा स्पेशल और बेटर इनहेरिटेंस मिले होंगे, इवन परफेक्ट लेवल के इनहेरिटेंस भी। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें इस वक्त बहुत ज्यादा अर्जेंट नीड नहीं है 72 कटिंग शॉर्ट ब्लेड की, फिर 8 रिवोल्यूशन लाइफ फॉर्म की। जितना ज्यादा हायर लेवल का इनहेरिटेंस तुम देखोगे उसे पाना उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा, उसे कल्टीवेट करना भी उतना ही ज्यादा मुश्किल। एम्परर चू कहता है कि तुम फर्स्ट लेवल के इनहेरिटेंस को खुद से खरीद सकते हो, स्पेशल इनहेरिटेंस को, जो कि तुम्हें लगभग 3000 रिवॉर्ड पॉइंट्स का पड़ेगा। जो अल्टीमेट लेवल के इनहेरिटेंस है उनके लिए तुम्हें 60,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि और ज्यादा मुश्किल है पाना। और तुम्हें पता है कि रिवॉर्ड पॉइंट्स इनफाइनाइट स्पेस के अंदर इकट्ठा करना कितना ज्यादा मुश्किल है। जब तुम किसी न्यू पाथ को ओपन करते हो तब जाके तुम्हें 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। वहाँ पे भले अल्टीमेट लेवल के स्पेशल इनहेरिटेंस है, पर तुम भी जानते हो कि आज तक कितने ही लोग उन इनहेरिटेंस को क्लेम कर पाए। इन सब चीजों को जानने के बाद लू फेंग समझ जाता है कुछ चीजें। जब लू फेंग ने एवेन्यू ऑफ ब्रांच को ओपन किया था उसे 10,000 बोनस पॉइंट्स मिले थे। लू फेंग ने उन्हें संभाल के रखा था, क्योंकि उसे लगा था कि उसे मे बी वो सब चीजें फ्यूचर के अंदर काम आएगी। उस टाइम जो लू फेंग की बॉडी थी वो चौज रिलम के अंदर थी, एंड उसका जो माइंड था वो ऑलरेडी अल्टीमेट रिलम के ऊपर पहुंच चुका था गॉड किंग लेवल के, जिसकी वजह से उसे 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले थे। लेकिन उसे एक अल्टीमेट लेवल का स्पेशल इनहेरिटेंस पसंद आया था जिसकी कीमत 60,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स थी। अभी लू फेंग समझ चुका था कि उसे 60,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स कल्टीवेट करने के लिए काफी ज्यादा लंबा टाइम लग जाएगा, या फिर शायद से वो कभी कल्टीवेट ही ना कर पाए। उसे कल्टीवेट करने का भी एक ही रास्ता है कि पहले वो अपनी बेसिक फंडामेंटल्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करे। वो हो सकता है फिलहाल जो उसे इनहेरिटेंस मिल रहा है उसे क्लेम करके। जो लू फेंग होता है वो तुरंत उन दोनों इनहेरिटेंस को क्लेम करने के लिए चला जाता है इनहेरिटेंस हॉल के अंदर। लू फेंग को 72 कटिंग ब्लेड्स एंड 8 रिवोल्यूशन लाइफ फॉर्म, इन दोनों इनहेरिटेंस को क्लेम करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। एंड साथ ही साथ वो अपने मास्टर को 20 मिलियन मेरिट पॉइंट्स का ट्रेजर भी भिजवा देता है। जब एम्परर चू उन ट्रेजर की तरफ देखते हैं तो वो समझ जाते हैं, एंड उनके फेस के ऊपर एक स्माइल थी। उन्हें पता चल जाता है कि लू फेंग ने जो ट्रेजर है ये ड्रीम रिलम से लाया है। वो अंदर ही अंदर सब कुछ समझ चुके थे, लेकिन उसके बाद भी वो कुछ नहीं कहते। वही सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को हुनियान सिटी देखने के लिए मिलता है, सिटी लॉर्ड मेंशन के अंदर। लू फेंग यहाँ पे स्टार टावर के अंदर बैठ के अपना कल्टीवेशन कर रहा था। वही उसके हाथों के अंदर हम लोग को 5 कलर प्रीशियस मेडिसिन की एक बोतल देखने के लिए मिल सकती थी। उसकी जो डिवाइन बॉडी थी वो ऑलरेडी पूरी तरीके से 100% चार्ज थी, यानी कि पूरी तरीके से 100% रिकवर। लू फेंग ने प्लान किया था कि वो इस मेडिसिन को अपनी परफेक्ट डिवाइन बॉडी के साथ लेगा। इसी के बाद वो ढक्कन खोलता है एंड पूरा का पूरा शीशी अपनी गर्दन के अंदर खाली कर देता है। देखना चाहता था कि जो प्रीशियस मेडिसिन है ये कितनी ज्यादा पावरफुल है। वो जो लिक्विड होता है वो लू फेंग के गले के अंदर आता है। लू फेंग को एक अलग ही सेंसेशन फील होती है। नेक्स्ट मोमेंट के अंदर लू फेंग के पेट के अंदर पूरी तरीके से एक खलबली मची आती है। ऐसा लगता है जैसे कि उसके बॉडी के अंदर एक विस्फोट हुआ एनर्जी का। लू फेंग को अपने बॉडी के अंदर वही सेम विजिबल पॉइंट्स देखने के लिए मिल सकते थे, 7 विजिबल पॉइंट, जो कि उसे मोरुशा की रियल बॉडी के अंदर देखने के लिए मिलता है। इसी के साथ लू फेंग के फेशियल एक्सप्रेशन भी थोड़े से चेंज हो रहे थे, क्योंकि वो इस वक्त इस पावर को पूरी तरीके से इतना आसानी से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके बॉडी के अंदर एक एनर्जी ब्लास्ट हुआ हो। ये जो एनर्जी ब्लास्ट है इवन इसने उसकी एंटायर बॉडी के साथ साथ उसकी सोल को भी पूरी तरीके से हिला के रख दिया था। धीरे धीरे करके जो एनर्जी है ये उसकी सोल और उसकी बॉडी के अंदर मर्ज होने लग जाती है। गाइस, इन कुत्तों ने मेरे दिमाग का दही करके रखा है, एंड ये सुबह से भौंक ही रहा है और मैं परेशान हो चुका हूँ, तो आप इनके आवाज को कृपया करके इग्नोर करें। मेडिसिन को लेने के बाद जो लू फेंग होता है वो कहता है कि जो 5 कलर प्रीशियस मेडिसिन है ये टोटली वर्थ इट है खरीदने के। मैंने सही में सही चीज खरीदी है सही दाम के अंदर। लू फेंग को ऐसा फील हो रहा था कि वो अभी पहले जैसा नहीं रहा, वो काफी ज्यादा बदल चुका है। उसे अपने बॉडी के अंदर इंस्टेंटली 50 to 60% बूस्ट देखने के लिए मिल सकता था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी जो परफेक्ट डिवाइन बॉडी वो ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, उसकी स्पीड भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। लू फेंग और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, क्योंकि ये जो मेडिसिन है इसका जो इफेक्ट है वो काफी ज्यादा टेम्पररी है, यानी कि इसका जो इफेक्ट है वो बस 3 सेंचुरीज तक चलने वाला था। इसलिए लू फेंग वक्त बर्बाद नहीं करता एंड तुरंत कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है। अभी जब लू फेंग लॉ ऑफ डिस्ट्रक्शन को कॉम्प्रहेंड कर रहा था तो उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पास के अंदर उसे जो कुछ भी डिफिकल्टीज वगैरह लग रही थी वो सारी की सारी उसके सामने काफी ज्यादा सिंपलर वे के अंदर आ रही थी। एक तरीके से उसे सारी चीजें कॉम्प्रहेंड करने के लिए काफी ज्यादा आसानी से हो रही थी। के लिए जो काम है ये हलवा हिलाने जितना आसान हो चुका था। तभी अचानक से जो लू फेंग है वो कुछ बड़बड़ाने लग जाता है। वो कहता है ये दुनिया ये काफी ज्यादा बुरी है, इस सोर्स वर्ड से पूरी तरीके से परेशान हो चुका हूँ, मुझे
इस सोर्स वर्ल्ड को साफ करना होगा। लू फेंग के माइंड के अंदर एक काफी ज्यादा इंटेंसिव डिजायर आ रहा था पूरी की पूरी दुनिया को खत्म करने का। उसे ऐसा फील हो रहा था कि इस दुनिया के अंदर काफी ज्यादा कमजोर लोग हैं, लेकिन अगर वो कमजोर लोग बढ़ना चाहते हैं तो उसे बाकी के लोगों को मारना होगा, उसे कम से कम 50% पॉपुलेशन को तो खत्म करना होगा। ये बिल्कुल थॉर जैसी बातें कर रहा था। बट तभी अचानक से जो लू फेंग का दिमाग होता है वो होश में आता है। एकदम से उसे फील होता है कि वो अचानक से ये सब क्या सोच रहा था। उसे फील हो रहा था कि उसके दिमाग के अंदर एक सेक्टर 20 वाले ख्याल आ रहे हैं, जैसे कि सेक्टर 20 का जन्म ही पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन के लिए होता है। उसी तरीके से लू फेंग के दिमाग में काफी सारे डिस्ट्रक्टिव थॉट्स आने स्टार्ट हो चुके थे। लेकिन जो लू फेंग की सोल थी वो ऑलरेडी काफी ज्यादा पावरफुल थी, इसलिए लू फेंग इस थॉट्स को पूरी तरीके से अपने ऊपर ओवरकम नहीं करने देता। लू फेंग को अभी समझ आ रहा था कि जो सेक्टर बीस्ट होता है वो जिस दिन से पैदा होते हैं उसी दिन से उसके दिमाग के अंदर ये सारे थॉट्स आने लग जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सेक्टर 20 का जन्म ही डिस्ट्रक्शन के लिए होता है। मोरुशा के दिमाग के अंदर ये सारे थॉट्स नहीं आते क्योंकि लू फेंग ने उसे काफी ज्यादा पावरफुल मेथड से सोल स्लेव बना के रखा है। एंड इसी एक मेथड से बस सेक्टर 20 के दिमाग के ख्याल को आप कंट्रोल कर सकते हो, आई मीन टू से सप्रेस कर सकते हो। लू फेंग की बॉडी से लेकर उसकी सोल तक वो सारी की सारी चीजें एक परफेक्ट हार्मोनी के अंदर चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन का एक गिफ्टेड चाइल्ड है। पूरा का पूरा लॉ ऑफ यूनिवर्स उसे सपोर्ट कर रहा है। उसके सोल के अंदर एक थॉट काफी ज्यादा डीपली इंटीग्रेट हो चुका था, वो था इस पूरी की पूरी दुनिया को साफ करने का। स्टिल जो लू फेंग था उसने अपने इमोशन को सप्रेस करके रखा था। उसके बाद जो लू फेंग होता है वो 6 ब्रांचेस ऑफ ग्रेट ओरिजिन ऑफ डिस्ट्रक्शन को कॉम्प्रेहेंड करना स्टार्ट कर देता है। कुछ ही टाइम के अंदर वो फर्स्ट स्ट्राइक को पूरी तरीके से समझ जाता है एंड वो सेकंड और थर्ड स्ट्राइक को समझने लग जाता है। लेकिन जब वो सेकंड और थर्ड स्ट्राइक को समझ रहा था तो उसे फील होता है कि ये काफी ज्यादा आसान होते जा रहा है, क्योंकि उसके सामने की जो चीजें वो काफी ज्यादा सिंपलर वे के अंदर उसे दिख रही थी। एक बार जैसे उसके दिमाग के अंदर ये बेसिक कंसेप्शन छप गया था कि सेक्टर 20 का जन्म ही डिस्ट्रक्शन के लिए होता है। एंड ऐसी बात नहीं है कि वो लोग सोचते हैं बाकी लोगों को खत्म करने के बारे में, बल्कि उनके सोल इम्प्रिंट के अंदर ये चीज छपी हुई रहती है। उन्हें दुनिया को खत्म करना है, उन्हें दुनिया के खत्म होने का कारण बनना है। कुछ टाइम के बाद लू फेंग को चीजें और ज्यादा क्लियर होने लग जाती है एंड वो अपने आप से कहता है मेरी अंडरस्टैंडिंग पहले बहुत बेकार थी। ओरिजिन ऑफ डिस्ट्रक्शन को डिस्ट्रक्शन के साथ मर्ज करता था। डिस्ट्रक्शन का मतलब बस डिस्ट्रक्शन नहीं होता, डिस्ट्रक्शन का मतलब एक तरीके से सफाई भी समझ सकते हो। वापिस से एक रीबर्थ होता है, सारी चीजें वापिस से नई तरीके से शुरू होती है, पहले से बेहतर तरीके से एंड पहले से बेहतर वे के अंदर। के बाद जो लू फेंग होता है उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो क्योंकि इस वक्त ऑलरेडी इतना ज्यादा बूस्ट के अंदर है, तो क्यों ना वो स्ट्रॉन्गेस्ट सीक्रेट मेथड को कॉम्प्रहेंड करे, क्योंकि पूरे के पूरे कॉम्प्रहेंशन थ्योरी के अंदर फर्स्ट लेवल ऑफ डिवाइन किंग रिलम के अंदर लिखा गया है जिसका नाम है यूनिटी ऑफ द वर्ल्ड। गाइस फर्स्ट लेवल के अंदर ये जो मेथड है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है। इसे एक तरीके का स्पेशल इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। इसके अंदर मिक्स्ड केव बीस्ट बॉडी की जरूरत पड़ती है। लू फेंग तुरंत अपने डिसीजन को मना लेता है। लू फेंग का एक लाइफ फॉर्म एक तरफ 24 फेजेस के बारे में सोच रहा था एंड उसे कॉम्प्रहेंड करने की कोशिश कर रहा था, वही दूसरी तरफ जो लू फेंग का दूसरा लाइफ फॉर्म था यो यूनिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड के बारे में स्टडी कर रहा था। इसी तरीके से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वक्त बीतता रहता है। लू फेंग ने अपना काफी ज्यादा लो प्रोफाइल रखा था एंड वो सक्लूजन के अंदर अपनी प्रैक्टिस करता था एंड वो छोटे मोटे डिस्प्यूट्स के अंदर ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता था, क्योंकि वो अपने हर एक दिन को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस के साथ महत्व दे रहा था, क्योंकि उसे पता था 5 कलर प्रीशियस मेडिसिन का असर कभी भी खत्म हो सकता है। कुछ टाइम के अंदर 3 सेंचुरीज पास हो जाती है। लू फेंग अपने स्टार्ट आवर के अंदर था। लू फेंग एक लंबी सांस लेता है, अपनी आंखें खोलता है एंड उसके फेस के ऊपर एक स्माइल थी। वो कहता है फाइनली 5 कलर प्रीशियस मेडिसिन का जो असर है वो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका है, यानी कि खत्म हो चुका है। एंड लू फेंग के विंग्स एंड परफेक्ट डिवाइन बॉडीज के अंदर का वो जो स्ट्रक्चर था वो भी पूरी तरीके से गायब हो चुका था एंड इवन लू फेंग के सोल से वो सारे थॉट्स भी गायब हो चुके थे। सडनली लू फेंग को अच्छा फील नहीं हो रहा था, क्योंकि पहले उसे ऐसा फील हो रहा था कि वो काफी ज्यादा गिफ्टेड है, बट अभी वो वापस से पहले की तरह काफी ज्यादा नॉर्मल सा फील कर रहा था। एक तरीके से ऐसा उसे लग रहा था जैसे कि वो अपनी सारी की सारी पावर्स खो चुका, वो एक तरीके से ओरिजिन ऑफ डिस्ट्रक्शन का एक पैम्पर्ड चाइल्ड बन चुका था। जो भी लू फेंग काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि इन 3 सेंचुरीज के अंदर जो उसकी ओरिजिन ऑफ डिस्ट्रक्शन के बारे में अंडरस्टैंडिंग है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, वो काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। जब लू फेंग अपने प्रोग्रेस को देख रहा था, अपनी हार्वेस्ट को देख रहा था, तो उसे सही में काफी ज्यादा खुशी महसूस हो रही थी कि वो पहले की कंपैरिजन में ऑलरेडी काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका था। सीन शुरू होता है हम लोग को ड्रीम वर्ल्ड के अंदर आउटर लेयर की स्पेस के अंदर एक पत्थर देखने के लिए मिलता है, जो कि काफी ज्यादा लंबे टाइम से एक ही जगह के ऊपर था एंड उससे काफी सारी चीजें टकरा के जा रही थी। सडनली वो जो पत्थर होता है वो अचानक से एक ह्यूमन फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो गोल्डन हॉर्न फिगर का था, यानी कि लू फेंग का फिगर था। लू फेंग का एक अवतार था जो कि लू फेंग ने ड्रीम रिलम के अंदर छोड़ा था। लू फेंग ने कुल मिला के 3 अवतार्स को ड्रीम रिलम के अंदर छोड़ा था, और मैंने बोला था आपको पहले कि 9 अवतार को छोड़ा था, उसके लिए मुझे माफ करना क्योंकि वो चीज भी मेंशन नहीं थी। लू फेंग परफेक्ट डिवाइन बॉडी के साथ ओरिजिन ऑफ डिस्ट्रक्शन को कॉम्प्रहेंड कर रहा था, तो उसके बाकी के जितने भी अवतार वगैरह थे वो पूरी तरीके से सो रहे थे। लू फेंग ने इस वक्त अपना पूरा का पूरा फोकस एक ही जगह के ऊपर लगा के रखा था, लेकिन अभी फाइनली वो ओरिजिन ऑफ डिस्ट्रक्शन को कॉम्प्रहेंड कर चुका है, तो फाइनली अभी वो इन अवतार्स के साथ ड्रीम रिलम वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सकता है। जो टाइम के बाद जो लू फेंग होता है वो आगे बढ़ता रहता है एंड वो मैंग्यू पार्ट के काफी ज्यादा डीप रीजन के अंदर आ जाता है। वहीं पे उसे देखने के लिए मिलता है डीप स्पेस। इस डीप स्पेस के अंदर से लू फेंग को एक आवाज आ रही थी, जैसे कि वो आवाज उसे पुकार रही हो। लू फेंग को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर फील हो रहा था अंदर जाने के लिए। लू फेंग अंदर जाने लग जाता है। जैसे जैसे लू फेंग अंदर जा रहा था उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि वो धीरे धीरे करके काफी ज्यादा थकता जा रहा है, उसे नींद सी आ रही थी। गाइस ये जो जगह ये इतनी ज्यादा डेंजरस है कि इवन एशियंट बींग्स भी यहाँ पे जब जाते हैं तो वो ग्रुप बना के जाते हैं, एंड इवन वो ड्रीम लैंड के अंदर जाते भी है तो वो ड्रीम लैंड के अंदर इस तरीके के डीप
स्पेसेस के अंदर काफी ज्यादा रेयरली जाते हैं। लू फेंग इन सब चीजों के बारे में काफी अच्छे तरीके से जानता था एंड वो ये भी जानता था कि बस अल्टीमेट विल ऑफ गॉड किंग के साथ वो इस जगह के ऊपर अवेक रह सकता है। ज्यादातर जो लाइफ फॉर्म है ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर हुनियान ब्लड लाइन को कल्टीवेट करते हैं, इसलिए उनकी जो विल पावर होती है उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होती, भले वो थर्ड लेवल के ऊपर भी हो, उसके बाद भी उनके फंडामेंटल जितने ज्यादा पावरफुल नहीं होते, तो उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता है इस जगह पे आना। सो इसलिए वो ज्यादातर टीम्स के अंदर आते हैं। लू फेंग जानता था कि अकेले बंदे का इस तरीके से डीप स्पेस के अंदर जाना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, उसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इल्यूजन्स का सामना करना पड़ेगा एंड क्रीचर्स का भी। लू फेंग का जो एक क्लोन होता है इवन उसे 3 ब्लैक कलर की फ्लेम्स भी मिलती है। जो 3 ब्लैक कलर की फ्लेम्स थी ये एक्चुअल में 3 फ्लेम बीस्ट थे एंड उनकी पावर्स की बात की जाए तो उनकी पावर लगभग वो जो स्टोन मॉन्स्टर थे उनके लीडर के बराबर की थी। एक फ्लेम बीस्ट जो होता है वो इवन लू फेंग को नोटिस भी कर लेता है एंड वो तुरंत लू फेंग को चारों तरफ से घेर लेता है। जो लू फेंग का क्लोन होता है वो इमीडिएटली 10 और छोटे क्लोन्स के अंदर डिवाइड हो जाता है एंड वो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर उड़ने लग जाता है एंड उन्हीं में से एक क्लोन जो होता है वो उन फ्लेम्स के बीच में फंसा रह जाता है एंड वो कुछ टाइम तक जलता रहता है एंड फाइनली वो पूरी तरीके से गायब हो जाता है। बट लू फेंग ने उस एक क्लोन की मदद से अपने 9 क्लोन्स को बचा लिया था। कुल मिला के यहाँ पे 3 क्लोन्स थे और उन 3 क्लोन्स को भी लू फेंग ऐसे डिवाइड करते जा रहा था जिसके थ्रू उसकी जिंदा रहने की आगे जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ती रहे। यहाँ पे जो भी पर्सन आता है हुनियान ब्लड लाइन वाला, तो उसकी जो ब्लड लाइन होती है वो अवेक हो जाती है, यानी कि गाइस हुनियान ब्लड लाइन भी एक इंसान की माइंड और सोल को पूरी तरीके से बेकार करती है, यानी कि वो एक तरीके से एक स्लो पॉइजन की तरह है। इस जगह पे आने के बाद उन एम्परर्स एंड मोनार्क्स जो कि हुनियान ब्लड लाइन को कल्टीवेट करते हैं उनके ऊपर जो प्रेशर होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है उनके ब्लड लाइन का, की वजह से उनकी विल पावरफुल होने के बाद भी उन्हें अपनी ब्लड लाइन की तरफ भी अपना एक फोकस रखना पड़ता है एंड बाहर के एनवायरमेंट में भी काफी ज्यादा कम ऐसे लोग होते हैं जो कि यहाँ पे आते हैं एंड ट्रेजर्स को यहाँ से लेके जा पाते हैं। फेंग जानता था कि उसकी करंट स्ट्रेंथ के साथ वो कोई भी ट्रेजर को स्नैच नहीं कर सकता। वही अगर मिडिल एरिया की बात की जाए ड्रीम रोमिन के, यहाँ पे अभी भी कुछ ऐसे काफी सारी एरियाज थी जहाँ से लू फेंग खुद जाके अपनी एबिलिटीज की मदद से ट्रेजर्स को ले सकता था। डीप लेयर स्पेस के अंदर वहाँ के जो मॉन्स्टर है वही काफी ज्यादा पावरफुल है, वो पूरे के पूरे रिकॉग्निशन विलियन की टीम को टक्कर दे सकता है। इवन जो ट्रू बॉडीज है एम्परर्स की वो भी उनसे नहीं बच के भाग सकते। लू फेंग कहता है कि जो मैंग्यू के जितने भी क्रिएचर्स हैं सभी लोगों के पास विल है बट इन लोगों के पास कोई भी सोल नहीं है। गाइस इस जगह पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया विल एंड सोल के बीच में, मुझे एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर क्लियर कर देना कि इन दोनों का मतलब क्या होता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि बिना सोल के ये सारे के सारे जो ड्रीम रिलम के क्रीचर्स होता है वो हमेशा हमेशा के लिए अपने टेरिटरी के अंदर कैद होकर रह जाते हैं, कभी भी अपनी टेरिटरी को नहीं छोड़ते जब तो कोई काफी ज्यादा स्पेशल रीजन ना हो। बट अगर वो अपनी टेरिटरी को छोड़ते भी है तो वो ड्रीम रिलम स्पेस को कभी नहीं छोड़ते। कुल मिला के बात ऐसी थी कि जैसे जैसे वक्त बीतेगा ड्रीम रिलम स्पेस के जितने भी क्रीचर्स है वो धीरे धीरे करके मरेंगे एंड वापस से नए क्रीचर्स पैदा होंगे जो कि पहले वाले से ज्यादा पावरफुल होंगे। फिलहाल जो लू फेंग था वो ड्रीम 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 करके काफी ज्यादा परेशान हो चुका था एंड वो सोचता है कि ये सपना सही में एक सपना होता है। जितने भी स्ट्रॉन्ग लोग हैं ओरिजिन कॉन्टिनेंट के उन सभी लोगों को लगता है कि जो सपना है वो आखिर में एक सपना होता है एंड ये जो सपना है ये युआन के द्वारा क्रिएट किया गया है। काफी सारे जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं वो इस पॉइंट को रिफ्यूज करते हैं क्योंकि वो आराम से इस जगह पे आ सकते हैं एंड काफी सारे रेयर ट्रेजर को लेके उन्हें आउटसाइड वर्ल्ड के अंदर इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए इस जगह को एक्सप्लोर करना काफी ज्यादा मुश्किल है। इस तरीके से लू फेंग के अकॉर्डिंग ये जो जगह ये अपने आप में एक इल्यूजन था एंड ये इल्यूजन है कि रियलिटी, इसके बारे में अभी भी डिबेट चलते रहते हैं एंड इसलिए काफी सारे स्ट्रॉन्ग लोग युआन की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। लू फेंग को फाइनली एक जगह मिल जाती है जहाँ पे वो रुक सकता है। लू फेंग आसपास की जगह को अच्छे से छान लेता है, इसके बाद वो वहाँ पे क्रॉस लेग करके बैठ जाता है एक बैरन माउंटेन के ऊपर। यहाँ पे भी लू फेंग ने अपने फॉर्म को चेंज कर लिया था, यानी कि वो एक स्टोन के फॉर्म के अंदर आ चुका था। इसी के बाद लू फेंग ग्रेट डिस्ट्रक्शन ऑफ हार्ट रिफाइनिंग मेथड को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। लू फेंग इस वक्त किसी भी ट्रेजर को चुराने नहीं जाता, ना वो किसी क्रिएचर को प्रोवोक करता है ड्रीमलैंड के, बस एक सेफ जगह अपने लिए ढूंढता है एंड वहाँ पे बैठ के अपने विल पावर को मजबूत करने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस ड्रीमलैंड के अंदर विल पावर के ऊपर एक काफी ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग सप्रेशन फोर्स लगता है। उस सप्रेशन फोर्स की मदद से लू फेंग अपने विल पावर को मजबूत कर रहा था। वही जैसे लू फेंग ने अपने कॉम्प्रहेंशन को स्टार्ट किया था ड्रीमलैंड के अंदर, ऐसे उसके माइंड के ऊपर एक एंडलेस प्रेशर आके गिरता है, काफी ज्यादा टेरिफाइंग प्रेशर था। जैसे तैसे करके लू फेंग इस चीज को मैनेज कर लेता है, क्योंकि जब लू फेंग ने 5 कलर ट्रेजर मेडिसिन को यूज किया था एंड उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ओरिजिन ऑफ डिस्ट्रक्शन को लेकर काफी ज्यादा बड़ी थी। उस टाइम उसका ये जो ग्रेट डिस्ट्रक्शन रिफाइनिंग हार्ट मेथड है ये काफी ज्यादा बढ़ चुका था, यानी कि एडवांस हो चुका था। इसलिए लू फेंग को इस वक्त ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही थी, कल्टीवेशन की स्पीड भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट के अंदर जो लू फेंग होता है उसे एक्सट्रीम पेन फील होता है एंड उसे काफी ज्यादा सफर करना पड़ रहा था। इसी के साथ उसकी ग्रेट डिस्ट्रक्शन रिफाइनिंग हार्ट टेक्निक की पावर भी बढ़ जाती है, इनहेंस हो जाती है। गाइस बेसिकली ये जो मेथड है ये लू फेंग को दर्द ही देता है। लू फेंग जितना ज्यादा दर्द हो सके उतना ज्यादा दर्द इस मेथड के थ्रू अपने ऊपर लगाने की कोशिश करता है ताकि उसकी सहन शक्ति बढ़े, उसकी विल पावर बढ़े। इस तरीके से यहाँ पे आके लू फेंग के एक सैंडविच ट्रेनिंग हो रही थी, यानी कि जो कुछ भी वो ट्रेनिंग बाहर के वर्ल्ड के अंदर करता उसके कंपेरिजन के यहाँ पे दुगना असर हो रहा था। तो लू फेंग को ये ट्रेनिंग करने के लिए इतना ज्यादा मुश्किल आ रही थी कि उसको ऐसा लग रहा था कि उसके लिए हर एक मिनट काटना, हर एक सेकंड काटना काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा है। उसका जो माइंड था वो हर एक सेकंड के अंदर क्रश हो रहा था एंड वापस एक रिकंडेंस हो रहा था। लू फेंग कहता है ये जो ग्रेट डिस्ट्रक्शन रिफाइनिंग हार्ट टेक्निक ये लिटरली काफी ज्यादा पेनफुल है। बेसिकली लू फेंग 7 इमोशन रिफाइनिंग हार्ट टेक्निक को भी इस्तेमाल करता है, जो कि इमोशंस का इस्तेमाल करती है हार्ट को रिफाइन
रिफाइन करने के लिए, डेफिनेटली इसके कंपैरिजन के अंदर थोड़ी बहुत प्लीजेंट होती है। बट ये जो 7 इमोशन माइंड ट्रेनिंग मेथड है, ये लिटरली काफी ज्यादा मुश्किल है लंबे टाइम तक सस्टेन करना। आप इस रिफाइनिंग हार्ट मेथड को शॉर्ट टर्म के लिए प्रैक्टिस करते हो तो इसके जो इफेक्ट है वो काफी ज्यादा एवरेज होंगे। अगर आप इस चीज को लंबे टाइम तक प्रैक्टिस कर लेते हो तो लिटरली इसके जो एडवांटेज होंगे वो एक अलग ही लेवल के ऊपर होंगे। लू फेंग अपने आप से कहता है कि वो काफी ज्यादा लकी है कि उसे ली वुशान टेक्निक मिली, जो कि उसकी लेजेंडरी विल पावर टेक्निक है, एंड उसी के साथ उसे ग्रेट डिस्ट्रक्शन माइंड रिफाइनिंग मेथड को भी सीखने के लिए मिला। इसकी मदद से उसकी जो टेम्परिंग है वो और ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। लू फेंग के दिमाग के अंदर काफी सारे अलग अलग थॉट्स आ रहे थे जो कि उसे कल्टिवेट करने नहीं दे रहे थे, लेकिन लू फेंग उन सारे थॉट्स को एलिमिनेट कर रहा था। इसलिए वो वापस से रिकंडेंस हो रहे थे। एक तरीके से लू फेंग के दिमाग के अंदर एक काफी ज्यादा अलग लेवल का इरोजन हो रहा था, क्योंकि लू फेंग डीप स्पेस के अंदर था। ये जो कंटिन्यूस इरोजन था इससे भले लू फेंग को काफी ज्यादा अनईजी सा फील हो रहा था, बीच बीच में वो पूरी तरीके से अनकॉन्शियस भी हो जाता था, लेकिन उसके बाद भी वो काफी ज्यादा सीरियस था। लू फेंग को डीप लेवल के अंदर कॉम्प्रहेंड करते करते लगभग हाफ सेंचुरी बीत चुकी थी, एंड फाइनली अभी उसका जो दिमाग होता है वो पूरी तरीके से थक जाता है एंड वो पूरी तरीके से इरोड हो जाता है ड्रीम लम के अंदर। अगले सेकंड के अंदर जो लू फेंग होता है वो एक डीप स्लीप के अंदर चला जाता है। इस मोमेंट के अंदर लू फेंग के जितने भी क्लोन्स है आउटसाइड वर्ल्ड के अंदर, इवन इनफाइनाइट स्पेस के अंदर, वो सारे के सारे एक डीप स्लीप के अंदर जा चुके थे। एंड लू फेंग के सारे जो क्लोन्स थे वो एक रॉक के शेप के अंदर थे, एंड ये जो पत्थर वाला लू फेंग था ये फाइनली एक डीप स्लीप के अंदर जा चुका था। गाइस ये चीज इवन मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। लू फेंग ये भी भूल चुका था कि आखिरकार वो है कौन, जैसे कि वो एक बहुत बड़े से ह्यूज फ्लाइंग मॉन्स्टर के अंदर चेंज हो चुका हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक सोर्स ऑफ लाइफ क्या होती है। वो जोर की हंसी हंसता है, एक बड़ा सा हाथ आके उसे ग्रैब कर लेता है, और लू फेंग को उस हाथ से काफी ज्यादा डर लग रहा था, इतना ज्यादा डर कि उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे। उसके अंदर काफी ज्यादा डिजायर था कि वो इस हाथ को रेजिस्ट करे, बट स्टिल उसके दिमाग के अंदर बस डर घूम रहा था। वो अपने आप से भाग रहा था, वो अपनी जिंदगी बचाने के लिए भाग रहा था। ये सारी चीजें हो रही थी लू फेंग के सपने के अंदर। लू फेंग जोर से चिल्लाता है एंसिस्टर एंसिस्टर मुझे बचाओ। बहुत सारे अजीबोगरीब थॉट लू फेंग के दिमाग के अंदर आ रहे थे। लू फेंग के दिमाग के अंदर इस वक्त बस भागने के बारे में थॉट्स आ रहे थे, उस बड़े से हाथ से भागने के थॉट। लेकिन जल्दी एक और फॉर्मेशन आती है जो कि लू फेंग को कवर कर लेती है, बट लू फेंग जैसे तैसे करके वापस से वहां से भागता है। एक और फिगर लू फेंग को चेस कर रहा था। ये जो ड्रीम था लू फेंग का ये काफी ज्यादा ट्विस्टेड था। वो बस एक जगह से दूसरी जगह पे भाग रहा था, अपने डर से भाग रहा था। लू फेंग सोते सोते भी अपने ऊपर से पूरी तरह से कंट्रोल खो चुका था, एंड साथ ही साथ वो ग्रेट डिस्ट्रक्शन हार्ड रिफाइनिंग मेथड को प्रैक्टिस करना भी बंद कर चुका था। उसका जो माइंड एंड उसकी जो विल थी वो ऑलरेडी बॉटम नेक तक पहुंच चुकी थी गॉड किंग लेवल के। अपने ड्रीम स्लीप के अंदर इधर से उधर काफी ज्यादा डर के अंदर भाग रहा था, लेकिन ये बस कुछ ही टाइम के लिए चलता है, एंड कुछ ही टाइम के बाद उसका जो माइंड एंड उसकी जो विल होती है धीरे धीरे करके जागने लग जाती है। अचानक से लू फेंग जाग जाता है, एंड उसे भरोसा नहीं हो रहा। उसे फील होता है कि वो सपना देख रहा था। लू फेंग खुद भी काफी ज्यादा सरप्राइज सा होता है। उसे फील नहीं हो रहा था कि वो तो दिन में सपना देख रहा है, एंड आखिर उसे ये सपना देखे हुए कितना ज्यादा टाइम हो चुका है, कि वो कितना ज्यादा लंबे टाइम से ये सपना देख रहा है। लू फेंग के स्पिरिचुअल रिलम के कारण ऑलरेडी वो पूरी तरीके से कम्प्लीटली मास्टर कर चुका था अपने आप को, एंड अभी उसे कोई भी सपना नहीं आ रहा था। कुछ ही टाइम के बाद जो लू फेंग की यादें होती है वो भी वापस आने लग जाती है। उसे पता चलने लग जाता है कि उसका नाम लू फेंग है, एंड वो डीप स्पेस के अंदर डीप रिलम ऑफ ड्रीम के अंदर अपने हार्ड रिफाइनिंग मेथड को प्रैक्टिस कर रहा था। धीरे धीरे करके उसके जो ड्रीम्स है वो काफी ज्यादा अनस्टेबल होने लग गए। लू फेंग एक लंबी सांस लेता है एंड अपने आप को काम रखता है। ये सारी चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी। फेंग वापस से कोशिश करता है कि वो उस ड्रीम के अंदर जा सके एंड उसके बारे में सोच सके, बट लू फेंग के दिमाग में बस कुछ यादें रह चुकी थी, जैसे कि वो एक क्रीचर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुका था जो कि काफी ज्यादा बड़ा था। वो इवन उसके कंप्लीट लाइफ फॉर्म ऑफ ओरिजिन एवेन्यू से भी ज्यादा बड़ा था। इवन लू फेंग ने सुप्रीम रूल्स के कुछ फ्लेवर्स को भी जाना, एंड उसे पता चला एक फिगर जो कि उसे बार बार चेस कर रहा था, एंड वो इतना ज्यादा डरावना था जितना पूरा का पूरा एंटायर सोर्स वर्ल्ड के अंदर शायद ही उसे कोई डरावना लगा हो। लू फेंग को समझ नहीं आ रहा था कि ये सारी चीजें क्या थी। लू फेंग अपने ड्रीम स्टेट को मेंटेन करना चाहता था, लेकिन वो ऑलरेडी जाग चुका था। इतना लंबा टाइम लू फेंग इस चीज के अंदर टिका रहता, उतना ही ज्यादा लू फेंग के लिए ये सारी चीजें डिफिकल्ट बनती जाती। लेकिन फाइनली जो ड्रीम होता है ये फाइनली पूरी तरीके से गायब हो जाता है। पहले भी लू फेंग पूरी तरीके से जागा नहीं था, लेकिन अभी वो पूरी तरीके से फाइनली जाग चुका था। लू फेंग एक पत्थर का शेप ले चुका था। अचानक से इस पत्थर की आंखें खुलती है। लू फेंग आंखें खुलती है, लू फेंग सोचता है कि आखिर वो एक काफी ज्यादा डीप स्लीप के अंदर था। लू फेंग की जितनी भी ड्रीम्स की यादें थी काफी ज्यादा टूटी फूटी थी। उसे याद था कि वो एक ह्यूज क्रीचर के अंदर कन्वर्ट हो चुका था, एंड उसके पीछे काफी ज्यादा टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस पड़ा था जो कि काफी ज्यादा स्केरी था। लू फेंग को याद नहीं आ रहा था कि उसके पीछे जो भाग रहा था वो आखिर दिखता कैसा था। उसे ये याद था कि वो किस तरीके की ट्रिक्स का इस्तेमाल कर रहा था ताकि वो उस बंदे से बच सके। लू फेंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे चल क्या रहा है। वो सपना देख रहा है, इस तरीके का सपना कैसे आ सकता है उसे। लू फेंग काफी ज्यादा कंफ्यूज था। इस तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो कि जो लू फेंग था वो सपने के अंदर भी सपना देख रहा था, एंड उसका सपना भी एक सपना ही था। ये चीज समझना काफी ज्यादा मुश्किल है, एंड बोलना भी उतनी ही ज्यादा मुश्किल है। लू फेंग एक चीज काफी तरीके से जानता था, किसी भी पावरफुल पर्सन के लिए ड्रीम लैंड के अंदर एक बार जैसे वो डीप स्लीप के अंदर चला जाता है वापिस जाग पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। वो बाकी के लोगों के ऊपर डिपेंडेंट रहता है कि कोई स्ट्रॉन्ग मैन आए एंड उनके रियल बॉडी को बाहर लेके जाए, एंड एक बार जब वो बाहर आए तभी उनका ये सपना टूट सकता है, या फिर जब वो अपना ब्रेक थ्रू करते हैं तभी वो अपने ड्रीम से बाहर आ सकता है। लेकिन इस चीज की जो प्रोबेबिलिटी है वो पूरी तरीके से नेग्लिजिबल है। लेकिन लू फेंग ने इस जगह पे प्रैक्टिस करने की सोची अपने माइंड के थ्रू, एंड वो एक डीप स्लीप के अंदर चला भी गया था। लेकिन जब वो डीप स्लीप के अंदर गया था उसने ग्रेट डिस्ट्रक्शन रिफाइनिंग हार्ड मेथड को प्रैक्टिस करना बंद कर दिया। उसकी जो ट्रू स्ट्रेंथ थी माइंड एंड विल की वो काफी पावरफुल
पावरफुल थी जिसके कारण वो इजीली अपनी कॉन्शियसनेस को रिगेन कर पाया। लू फेंग अपने आप से कहता है कि वो सही में काफी ज्यादा थक चुका है, हाफ सेंचुरी तक इस चीज को प्रैक्टिस करते करते उसे अभी सोने का मन कर रहा था। जो लू फेंग होता है वो इमीडिएटली डीप लेयर ऑफ स्पेस को छोड़ देता है, वो ड्रीम लैम्प के आउटर लेयर से होते हुए बाहर आ जाता है। फेंग ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर आ चुका था। वो अपने आप से कहता है वो मिस्टीरियस स्पेस लू फेंग का डिवाइन इनकाग्निशन था, वो इस वक्त कंप्लीट एवेन्यू ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ को देख रहा था अपने सामने। लू फेंग अपने आप से कहता है उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था बस 3 सेंचुरीज के बाद का जो ओरिजिन ऑफ डिस्ट्रक्शन है वो लगभग ओरिजिन ऑफ लाइफ के बराबर के अंदर आ जाएगा। जैसे ही उसका वो जो प्रीशियस मेडिसिन का पोशन था उसका असर खत्म हो गया था, उसका कल्टीवेशन वापस से काफी ज्यादा स्लो हो चुका था। कुल मिला के जो पोशन है ये एक तरीके से आपको मौका देता है कि आप एवेन्यू को डायरेक्टली फेस कर सको, जिसके कारण आपकी जो एफिशिएंसी होती है कल्टीवेशन की वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लू फेंग के पास कुल मिला के 2 ही पोशन है जिसमें से एक वो ऑलरेडी यूज कर चुका है एंड लू फेंग ऑलरेडी एक पोशन अपने ऊपर इस्तेमाल कर चुका है, तो वो दूसरा पोशन इस्तेमाल नहीं कर सकता था। एंड रही बात उस वर्ल्ड बीस्ट ब्लड टिलिस्मान की, तो वो तो और ज्यादा प्रीशियस था, अपने मास्टर के आइडेंटिटी की मदद से वो बस एक ही पोशन को रिडीम कर सकता था। रही बात वर्ल्ड बीस्ट टिलिस्मान की, तो उसको इस्तेमाल करते वक्त तो उसे और ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। जो मास्टर डीचू थे वो ओरिजिनल डिस्ट्रक्शन को कॉम्प्रहेंड करते थे, इसलिए वो एक और पोशन को रिडीम कर सकते थे, बट बाकी के एम्परर ऐसा नहीं कर सकते थे। और रही बात गेस्ट गॉड किंग की, तो इवन क्वालिफाई भी नहीं थे उस चीज को देखने के लिए, चाहे फिर वो 5 कलर प्रीशियस मेडिसिन हो या बीस्ट वर्ल्ड तिलस्मान, इन सारी चीजों को बस क्रिटिकल मोमेंट के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरीके से आप अपने कॉम्प्रहेंशन को बढ़ा सकते हो। आप बिना ट्रेजर के कल्टीवेट करते हो तो आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा। लू फेंग सोचता है कि वो अगली बार जब अपने लिए ये 5 कलर ट्रेजर मेडिसिन का इस्तेमाल करेगा तब वो 30 साल के बाद करेगा, एंड वैसे भी वो और 5 कलर ट्रेजर मेडिसिन को खरीद सकता था। और रही बात वर्ल्ड बीस्ट ब्लड तिलस्मान की, वो उस चीज को तब खरीदेगा जब वो सेकंड स्टेज के ऊपर पहुंच जाएगा गॉड किंग लेवल के, कि वो बेटर इंपैक्ट डाले उसके अल्टीमेट रिलम के ऊपर। कहता है लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन ये लिटरली काफी ज्यादा डिफरेंट है। इसके बाद वो वापस से अपने प्रैक्टिस के अंदर इमर्स हो जाता है। जब उसे लाइफ ओरिजिन एवेन्यू के अंदर दिक्कत आती थी तो वो डिस्ट्रक्शन को कॉम्प्रहेंड करना स्टार्ट कर देता था, उसके अकॉर्डिंग चीजों को मैनेज करने की कोशिश करता था। उसे डिस्ट्रक्शन के अंदर दिक्कत आती थी तो मैटर ओरिजिन को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता था। इसी तरीके से वो एक डाव का इस्तेमाल करते हुए दूसरे डाव को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता था। लू फेंग अपना प्रैक्टिस कर रहा था तब तक उसे सेकंड इन्विटेशन आ चुका था एम्परर का एक्शन लेने के लिए। एम्परर का यानी कि रिकॉग्निशन पवेलियन से लू फेंग को बुलावा आया था। इसी के साथ गाइस सारे के सारे चैप्टर हो जाते हैं खत्म। इसके बाद अभी कोई भी प्रीमियम मत मांगना, प्रीमियम के लिए कोई चैप्टर बचा भी नहीं है, तो प्रीमियम के लिए कोई कुछ मत मांगना। बस प्रीमियम के अंदर मैं किसी को कुछ दे भी नहीं पाऊंगा। जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे प्रीमियम के लिए पे कर दिया था उनका बहुत बहुत धन्यवाद। फ्यूचर के अंदर कोई प्रीमियम बनाऊंगा तो मैं उसके अंदर एड ऑन कर लूंगा। फिलहाल के लिए जो वीडियो है ये सभी लोगों के लिए है। इसी के साथ इस नोवेल के हम लोग लास्ट चैप्टर तक पहुंच चुके हैं, एंड इसके बाद के जितने भी चैप्टर्स है वो हर दिन शायद से एक चैप्टर अपडेट होता रहता है। तो आप लोग मुझे बता देना कि आप लोग डेली 12-15 मिनट का वीडियो देखना पसंद करोगे या आधे 1 घंटे का वीडियो देखना पसंद करोगे। अगर आप 10-12 मिनट का वीडियो देखना पसंद करोगे तो मैं डेली एक चैप्टर का वीडियो बना सकता हूँ, बट अगर आपको 1 आवर का वीडियो देखना है तो आपको 2 से 3 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। बाकी मैं आपके कमेंट्स पढ़ के अंदाजा लगा लूंगा या फिर इस चीज के लिए एक पोल रख दूंगा। एंड इसके अलावा मैंने एक और मांगा एक्सप्लेन किया है जो कि जल्दी आप लोगों को सेकंड चैनल के ऊपर मिल जाएगी, आज या कल के अंदर ही। आप लोग तब तक उसके अंदर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हो एंड मुझे बता सकते हो कि वो कैसी लग रही है आप लोगों को। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।